दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कुमार कौशल। और दोस्तों आज हम लोग बातचीत करेंगे चित्रकला के तहत स्थापत्य कला के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। तो इसमें हम लोग कवर करेंगे प्राचीन काल से, बौद्ध काल से लेकर के मौर्य और फिर गुप्त काल में जो भी स्थापत्य कला रहे हैं, जो मंदिर कला रहा है। सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे बौद्धकालीन स्थापत्य, जिसमें स्तूप और स्तूप से संबंधित जो विहार होते हैं, बौद्ध विहार और बौद्ध स्तूप, इन पर चर्चा किया जाएगा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे मौर्यकालीन जितने भी मंदिर हैं, जितने भी स्थापत्य कला के एग्जाम्पल हैं और जितने भी स्तूप बनाए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही हम लोग उसके बाद देखेंगे कि मौर्य और गुप्त के बीच में जो कुछ कालखंड रहे हैं, उन राजाओं के द्वारा कैसे कैसे स्थापत्य का निर्माण किया गया है। और फिर हम लोग गुप्तकालीन मंदिर कला पर विशेष तौर पर फोकस करेंगे, जहां से एग्जामिनेशन में बहुत ही सवाल पूछे जाते हैं। और उसके बाद इस तरह से यात्रा करते हुए हम लोग पहुंच जाएंगे मध्यकाल में। और मध्यकाल में राजपूत काल के साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि भारत में जो मुसलमानों का आक्रमण हुआ और दिल्ली सल्तनत का विकास हुआ, तो दिल्ली सल्तनत में कैसे कैसे स्थापत्य का निर्माण हुआ और फिर मुगल शासकों के द्वारा कैसे कैसे स्थापत्य कला का विकास हुआ, उन सब पर हम लोग चर्चा प्रस्तुत करेंगे और देखेंगे कि हमारे एग्जामिनेशन में कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं। और उसके बाद फिर आधुनिक भारत में जो प्रमुख स्थापत्य स्थल हैं, उन पर भी हम लोग एक नज़र डालने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल आपको बिना देर किए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं अपने इस यात्रा की। लेकिन एक बार नोटिस करिएगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको खटाखट मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं हम लोग आज के अपने सेशन की, जिसमें आज हम लोग मौर्य से लेकर के, शुरुआत में हम देखेंगे कि बौद्ध काल से लेकर के, बौद्ध से लेकर के पूरा का पूरा मतलब प्राचीन से लेकर के मेडुअल होते हुए आधुनिक भारत में जितने भी स्थापत्य कला हैं, उसको बहुत ही प्रमुखता से उनको देखेंगे और अपने एग्जामिनेशन में उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखेंगे स्थापत्य कला, सबसे पहली बात यह है कि स्थापत्य कला होता क्या है। स्थापत्य या इसी को वास्तुकला कहते हैं। पत्थरों से या फिर ईंटों से या फिर ऐसा कोई स्थायी निर्माण, जो भवन हो, मंदिर हो, स्तूप हो, विहार हो, इसे हम लोग स्थापत्य कला का एक उदाहरण मानते हैं। इसी में आपकी मूर्तियां भी आ जाती हैं, है ना। चाहे मूर्ति कला हो, चाहे फिर वो भवन निर्माण कला हो या मंदिर निर्माण कला हो, इन सब को हम लोग स्थापत्य कला के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखेंगे हम लोग बौद्धकालीन कला और बौद्धकालीन स्थापत्य में तीन चीज़ों को आपको पढ़ना होता है। एक तो बौद्ध स्तूप, दूसरा बौद्ध चैत्य और तीसरा बौद्ध विहार। तो स्तूप, विहार और चैत्य ये होते क्या हैं, इसको जरा सा एक बात समझ लीजिए। स्तूप जो होते हैं ये वास्तव में तो देखें तो स्तूप चार प्रकार के होते हैं। जैसे शारीरिक स्तूप होता है, उद्देशिक स्तूप होता है और पारिभौमिक स्तूप होता है, और एक चौथा होता है जिसको आप संकल्पित स्तूप कहते हैं। तो स्तूप का जो वास्तविक अर्थ होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है ढूह। इसका अर्थ क्या होता है? ढूह। इसका अर्थ होता है, ढूह का मतलब है कि जैसे कोई ढेर लगा हो, तो इस तरह की कोई आकृति अगर बनी है तो इसको हम लोग स्तूप नाम देते हैं। ये सामान्यतः ये अर्धगोलाकार होता है। और स्तूप शब्द का पहली बार प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। स्तूप शब्द का प्रयोग पहली बार कहाँ किया गया है? तो ऋग्वेद में किया गया है। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि स्तूप में कुछ उसके खंड होते हैं, स्तूप के कुछ खंड होते हैं। इसको कैसे आप समझेंगे, एग्जाम में कैसे कैसे सवाल आपसे पूछते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इस तरह की एक स्ट्रक्चर इस तरह का बना हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं हर्मिका। और ये सवाल बहुत ही बार पूछा गया है कि हर्मिका स्तूप के कहाँ होता है, ऊपर होता है, नीचे होता है, बीच में होता है। तो ये ऊपर भाग में होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्तूप बनाने के लिए एक ऐसे चबूतरे का निर्माण करते हैं जिसको मेधी या फिर चबूतरा कहते हैं। और उसके पहले एक नीचे उसके वेदिका का निर्माण करते हैं। तो वेदिका बनेगी, उसके बाद इस तरह से एक चबूतरे का निर्माण करेंगे, ठीक है, चबूतरे का निर्माण करेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे एक छोटी सी बेदी बनेगी और उसके ऊपर इस तरीके से एक अर्ध चंद्राकार टाइप का एक आकृति बनेगी या उल्टा कटोरा टाइप की आकृति बनेगी। उसमें कई सारे भाग में वो बटा होता है। ज़रा सा ध्यान से आप देखेंगे कि उल्टा भाग के ऊपर एक ऐसे करके भाग होता है जिसको आप नाम देते हैं हर्मिका का।
और उसके ऊपर वाला ये जो भाग है यहाँ इसको भाग नाम देते हैं छत्र का, और बीच में इस तरह की दंडी लगी हुई होती है जिसको नाम दिया गया है दंड का। ठीक है, और ये जो अर्धचंद्राकार है इसको गोल अंड कहा जाता है, और गोल अंड के बीच में एक आधार रेखा ऐसे बनाई गई होती है जिसे प्रदक्षिणा कहा जाता है। जो बीच वाला ये भाग होता है इसे प्रदक्षिणा कहा जाता है। तो इस तरह से एक स्तूप का निर्माण होता है। अब हम लोग देखेंगे कि स्तूप जो है, स्तूप किस तरीके से आपके बनते हैं और स्तूपों के प्रकार क्या होते हैं और कौन से स्तूप में क्या विशेषता है जो आपके परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखेंगे, जैसा हमने आपसे बताया कि स्तूप, सबसे पहली बार स्तूप शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया था, और स्तूप शब्द का अर्थ होता है ढूह या कोई चीज़ इकट्ठा किया गया हो, उसको स्तूप कहते हैं। और इसकी संरचना प्रायः अर्धगोलाकार होती है। स्तूप 4 प्रकार के जैसे हमने आपको बताएं, तो सबसे पहला स्तूप होता है शारीरिक स्तूप। इसमें भगवान बुद्ध के और उनके जो प्रिय शिष्य हैं उनकी अस्थियों को रखा गया है, जैसे उनके दांत, उनके नाखून, उनके बाल, ये सब रखे जाते हैं, तो इसको शारीरिक स्तूप बोला जाता है। एक होता है उद्देशिक स्तूप, तो इसमें इसके अंतर्गत ऐसे स्तूप आते हैं जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन से जो घटनाएं घटी हैं या जो उन्होंने जहाँ की यात्रा करी हैं, उन यात्राओं से जुड़े स्थानों पर उनके स्मृति के रूप में जो स्तूप बनाए जाते हैं उसको उद्देशिक स्तूप कहते हैं। और जो तीसरे नंबर का स्तूप है जिसको कहा जाता है पारिभौमिक स्तूप, तो इस ऐसे स्तूप को जिसमें बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई गई जो भी वस्तुएं हैं उसको लगा करके रख करके नीचे उसके ऊपर जो स्तूप बनाया गया है, जैसे भिक्षा पात्र, उनके जो चरण पादुका है, माने जो उनके चप्पल या जो खड़ाऊ जो पहनते थे बुद्ध, उनको रख करके उसके ऊपर स्तूप का निर्माण करवा दिया गया है, तो उसे पारिभौमिक स्तूप बोलते हैं। और जो संकल्पित स्तूप होते हैं ये छोटे आकार के स्तूप होते हैं। कोई बौद्ध तीर्थ स्थल पर कोई श्रद्धालु गया हुआ है तो वो कह देता है कि भाई हम एक स्तूप का निर्माण करवाएंगे, तो वो अपने आस्था के लिए करवाता है। तो ऐसे श्रद्धालुओं के द्वारा बनवाया गया स्तूप जो है वो आप देखेंगे तो संकल्पित स्तूप होता है, जिसे संकल्प के द्वारा कोई व्यक्ति निर्माण करवाता है। ठीक है, अब कुछ हम लोग प्रमुख स्तूपों को देखेंगे और इसमें से सिर्फ प्रमुख पर ही हम लोग नज़र डालेंगे, तो ध्यान से आप बात को समझिएगा। सबसे पहले एक स्तूप का एग्जांपल यहाँ पे देखिए, एक स्तूप का चित्र बना हुआ है। ये स्तूप है, इसको देखेंगे, ये आधार जो आपको बताया गया है, और ऊपर यहाँ पर ये वाला पार्ट देखेंगे, हर्मिका वाला पार्ट है, और ये अंड जिसको बोला गया था, ये वाला भाग बीच वाला अंड वाला भाग है। तो इस तरह से स्तूप है, आपने स्तूप देखा भी होगा कहीं। तो अब सबसे पहला जो स्तूप हमको देखना है वो स्तूप है पिपराहवा का स्तूप। तो पिपराहवा का स्तूप उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में स्थित है और इसका निर्माण कपिलवस्तु के शाक्यों के द्वारा कराया गया था। इसकी विशेषता ये है कि ये एक शारीरिक स्तूप के अंतर्गत आता है और यह सर्वाधिक प्राचीन स्तूप माना जाता है। तो पिपराहवा का स्तूप उत्तर प्रदेश में है, कपिलवस्तु के शाक्यों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में यह स्थित है। और अगला स्तूप देखेंगे जिसका नाम है सांची का स्तूप। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकदम इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला आप लोग टैग लगा देंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला लगा देंगे, चूँकि ये कई बार पूछा गया है। तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है सांची का स्तूप, विदिशा नामक स्थान पर, जिसको प्राचीन काल में वेश नगर के नाम से भी जाना जाता था। सांची के स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था और इस स्तूप का सबसे पहली बार जो खोज किया था वो 1879 में जनरल टेलर के द्वारा किया गया था। सांची का स्तूप ईंटों से बनाया गया है। सांची का स्तूप केवल ईंटों से निर्मित है। और लगे हाथ एक भी जान लीजिएगा कि सांची के स्तूप के अलावा जो सारनाथ धमेख स्तूप है, सारनाथ में जो धमेख स्तूप है वह भी केवल ईंटों से निर्मित है। यह भी बात आपको ध्यान देनी है। अगली बात देखेंगे कि जो सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप ईंटों से बना है, इस बात की हमने चर्चा कर ली है। और अगला सवाल, अगली बात देखेंगे कि सारनाथ अथवा धमेख का स्तूप, जैसा हमें अभी जस्ट आपसे बताया है कि ऋषिपत्तनम अथवा मृगदाव में सारनाथ नामक स्थान पर धमेख स्तूप है जो केवल और केवल ईंटों से बना हुआ है। लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी विवाद ये रहा है कि माना जाता था कि जितने स्तूप हैं सभी स्तूपों का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया है, मौर्य शासक कराए थे। लेकिन अभी हाल ही के रिसर्च के आधार पर यह पता चला कि यह गुप्त शासकों के द्वारा बनाया गया है। तो सारनाथ का जो धमेख स्तूप है इसका जो श्रेय है अब वो गुप्त शासकों को दिया जाता है। और यह एक ईंटों से निर्मित एक चबूतरा विहीन
स्तूप के रूप में इसको जाना जाता है। दोस्तों अमरावती का स्तूप देखेंगे तो अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अमरावती नामक स्थान पर है। सातवाहन शासकों के द्वारा अमरावती के स्तूप का निर्माण कराया गया था। लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी के बीच इसका निर्माण कराया गया था। अमरावती को पुराणों में धान्यकटक नाम दिया गया है। सातवाहन शासक वशिष्ठिपुत्र पुलवामी के द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाकर इसमें संगमरमर लगा दिया गया था। और छठा स्तूप है हमारा नागार्जुन कोंडा का स्तूप। ये आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में है और नागार्जुन पहाड़ी पर है। इसका निर्माण सातवाहनों के जो उत्तराधिकारी हुए इक्ष्वाकु वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था। ये लगभग 300 ईस्वी के आसपास इसका निर्माण किया गया है। तो ये तो रहा स्तूप की बात दोस्तों। अब हम देखते हैं कि चैत्य क्या होते हैं। चैत्य क्या होते हैं तो वास्तव में जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, बौद्ध भिक्षुओं का जो पूजा स्थल होता है या ये कह सकते हैं कि बौद्ध मंदिर होता है, उसे हम चैत्य कहते हैं। ये स्तंभों पर टिका हुआ एक हॉलनुमा संरचना होती है और इसका निर्माण पहाड़ियों को काट करके बनाया जाता है। पहाड़ियों को काट करके चैत्यों का निर्माण किया जाता है और इस परंपरा की शुरुआत सबसे पहले सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। लेकिन अगर चैत्य के निर्माण का चरमोत्कर्ष आप देखेंगे तो सातवाहनों के समय माना जाता है। सातवाहन शासकों के समय चैत्य के निर्माण अपने चरम पर रहे थे। लेकिन जो अधिकांश चैत्य हैं पश्चिमी भारत में गुफाओं को काटकर सातवाहन शासकों के द्वारा बनवाया गया था। कुछ प्रमुख चैत्य गुफाओं की अगर हम बात करें तो जैसे देखेंगे एक गुफा है जिसको हम कहते हैं कि कारले का चैत्य है ना। कारले का चैत्य नाम इसका है कारले की चैत्य गुफा, ठीक है। कारले तो कारले जो है ये महाराष्ट्र के पुणे के ढूरा घाट की पहाड़ियों में स्थित है और लगभग पहली सदी ईसा पूर्व में कारले की गुफा का निर्माण कराया गया था। आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि कारले की गुफा कहाँ पर स्थित है, तो कारले की गुफा दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है, पुणे ज़िले में, इतना याद रखना है। दूसरी बात कि यह भारत का सबसे प्राचीनतम चैत्य है और यह एक सुंदर और भव्य चैत्य का एग्जाम्पल भी माना जाता है। आगे देखेंगे अगला चैत्य है कान्हेरी का चैत्य। कान्हेरी का चैत्य यह भी बम्बई में या मुंबई में स्थित है। कान्हेरी के निकट लगभग माना जाता है। वर्तमान में जो कान्हेरी है ये कृष्णगिरी के नाम से जाना जाता है और यह ईस्वी सन के प्रारंभ में इसका निर्माण किया गया था। और एक चैत्य है जिसको आप कहते हैं अजंता का चैत्य। तो अजंता की कुल 6 गुफाएं हैं जो चैत्य के रूप में प्रसिद्ध हैं, बाकी सब बिहार हैं। गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 19, 26, 29 और 30। तो ये जितनी गुफाएं हैं, गुफा संख्या 9, 10, गुफा संख्या जो 9 है और 10 है, 19, 26, 29 और 30, ये एक चैत्य गुफा के रूप में माना जाता है जो अजंता में है। अजंता की गुफाओं में जो 9, 10, 19, 26, 29 और 30 नंबर की गुफाएं हैं, इनको चैत्य गुफा के रूप में जाना जाता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट बात है, आपसे पूछी जाती है। और देखेंगे कि बिहार क्या होते हैं। बिहार क्या होते हैं? बौद्ध भिक्षुओं के आवास को बिहार कहा जाता है। अधिकांश विहार चैत्यों के समीप बने होते हैं। जहाँ चैत्य होते हैं मतलब पूजागृह होते हैं, उसी के बगल में रहने का निवास स्थान बनाया जाता है। तो इसलिए बिहार से भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। एक है पुरुष या पेशावर का जो बिहार होता है, जैसे पाकिस्तान पेशावर, जो पेशावर है पाकिस्तान में, वहाँ पे एक बिहार पाया गया है जो कनिष्क के समय जिसका निर्माण किया गया था। इस पेशावर या पुरुषपुर के बिहार का जो व्याख्या है या जो उल्लेख है ये चीन यात्रियों के द्वारा किया गया, जैसे फाहियान भी करता है, वेनसांग भी इसका करता है और अरब यात्री अलबरूनी भी इसका उल्लेख करता है कि पुरुषपुर पेशावर में एक बौद्ध विहार था। कुछ बातें और देखेंगे, जैसे पूर्वी जो बिहार है वहाँ पर कौन कौन सी गुफाएं हैं। जैसे उदयगिरी की गुफा से सवाल आपसे पूछा जाता है। तो उदयगिरी की जो गुफा है ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के समीप में स्थित है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के समीप में स्थित है। और दूसरी बात ये है कि खंडगिरी की जो गुफा है या खांडगिरी की गुफा है ये उदयगिरी के समीप है और लगभग पहली सदी ईसा पूर्व में इसका निर्माण कराया गया था कलिंग के चेदी वंशी शासक के द्वारा, है ना। इसका उल्लेख जैसे आप देखिए कि खारबिल के हाथी गुफा अभिलेख में भी इसका उल्लेख मिलता है, जो कलिंग का शासक था खारबिल। और यहाँ कुल गुफाओं की संख्या 16 है। यहाँ कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? तो कुल गुफाओं की संख्या यहाँ पर 16 है।
और आगे देखेंगे कि जो प्रमुख गुफा यहाँ पे है, जैसे एक अनंत गुफा का नाम आता है, तो अनंत गुफा जो है ये उड़ीसा की गुफाओं में किसी प्रकार के चैत्य या स्तूप नहीं दिखाई देते हैं। अनंत की गुफा है, तो एक बात ये बताया कि जो उड़ीसा की गुफाएं हैं वहाँ किसी प्रकार का चैत्य या स्तूप नहीं दिखाया गया है, जैसा कि पश्चिमी भारत की गुफाओं में मिलते हैं। यहाँ की गुफाओं में रिलीफ भास्कर या अर्धचित्र भी मिलते हैं। रिलीफ भास्कर आपको बताया हूँ कि जब चित्रों में उभार देने के लिए या मूर्तियों या कलाकारी करते समय उस पर उभार देने के लिए उसको तराश करके उसकी खुदाई की जाती है, तब उसे भास्कर ये कला कहते हैं। तो उदयगिरी की गुफा ये स्थिति इसकी मध्य प्रदेश के रायसेन में है। अब देखिए दो बातें आपको, एक तो हमने जब आपसे ये बताया कि एक तो बात ये है कि पूर्वी भारत में देखेंगे उदयगिरी की गुफा एक तो उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास स्थित है, और उसी की एक श्रृंखला आपको मिलेगी जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विदिशा के पास स्थित है, उदयगिरी पहाड़ियों में। तो ये दोनों में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होता है, दोनों में सवाल पूछा जाता है। तो उदयगिरी एक तो मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिले में स्थित है, विदिशा के समीप इस पहाड़ियों में, और इसका संबंध गुप्त शासकों से है। अगर कभी आपसे पूछे कि उदयगिरी की गुफा का संबंध किससे है, तो फिर ये गुप्त शासकों से है। यहाँ पर कुल 30 गुफाएं पाई गई हैं। कितनी गुफाएं हैं? कुल 30 गुफाएं यहाँ से पाई गई हैं। और इसका संबंध जो उदयगिरी की गुफा है ये जैन और हिंदू दोनों धर्मों से संबंधित है। अगर हिंदू धर्म नहीं देगा तो उसके स्थान पर आपको ब्राह्मण धर्म देगा, तो आप उसको भी समझ सकते हैं। दूसरी बात कि उदयगिरी की गुफा संख्या 4 में शिवलिंग की मूर्ति मिली है। उदयगिरी की गुफा संख्या 5 में वाराह अवतार की मूर्ति मिली है। उदयगिरी की एक गुफा में गुप्त शासक कुमार गुप्त का एक लेख मिला है जो 425 ईस्वी का है, और इसमें उल्लेख मिलता है कि एक शंकर नामक व्यक्ति ने जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ की मूर्ति का निर्माण कराया था। ठीक है, चले अगली बात देखेंगे। अब मौर्यकालीन स्थापत्य कला, तो बौद्धकालीन स्थापत्य कला से बस इतनी ही बातें आपको पढ़नी है दोस्तों। यहाँ से ज़रूर सवाल पूछे जाते हैं, आप सॉल्व पेपर में देखिएगा। तो बहुत ही अच्छी टॉपिक है। अगर आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं फेसबुक पर अपने मित्रों के साथ, ठीक है, जिससे कि थोड़ी सी संख्या में वृद्धि हो जाए और चीज़ें दूर दूर तक फैल जाए। अब देखेंगे हम लोग मौर्यकालीन स्थापत्य कला। मौर्यकालीन स्थापत्य कला हम कह सकते हैं कि जैसे जब हड़प्पा सभ्यता अपने उत्कर्ष पर थी, तो उसके पतन के बाद, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद स्थापत्य कला का एग्जाम्पल हमको लगभग हम कह सकते हैं कि 1500 साल तक, 1500 वर्षों तक एकदम अंधकारपूर्ण जीवन आपको दिखाई देता है। स्थापत्य कला के क्षेत्र में कोई बहुत महत्वपूर्ण उल्लेखनीय कार्य नहीं किया गया। लेकिन मौर्य वंश जब आता है तो अशोक के समय ज़्यादातर चैत्यों का निर्माण हुआ, गुफाओं का निर्माण हुआ। तो तब जाकर के जो मृतप्राय भारतीय प्राचीन स्थापत्य कला हो गई थी, मौर्य काल में जाकर के उसको थोड़ा सा अमृतपान होता है और स्थापत्य कला के क्षेत्र में एक विकास हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि एक कला समीक्षक का नाम आप सुने होंगे, चित्रकार भी हैं, आनंद कुमार स्वामी। इन्होंने मौर्य कला को 2 भागों में बांटा है और कहा कि एक तो राजकीय कला, मतलब राजकीय संरक्षण में जो कला स्थापत्य कला का निर्माण हुआ, और दूसरा एक लोक कला जो राजकीय संरक्षण नहीं बल्कि लोगों के द्वारा जिसका रसास्वादन किया गया, लोगों के द्वारा जिसको प्रचारित किया गया, वैसी कला। तो आनंद कुमार स्वामी जो एक कला समीक्षक हैं, इन्होंने मौर्यकालीन कला को 2 भागों में बांटा है। तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे जो राजकीय संरक्षण की कला रही है उसकी क्या विशेषता है, उसको जरा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो कभी आपसे कई बार सवाल पूछा गया है कि जो पाटलिपुत्र में एक लकड़ी का महल बनाया गया था मौर्यों का, उसके बारे में कई बार सवाल आपसे पूछा गया, तो उसी को सबसे पहले हम कवर करते हैं। मौर्यों की जो राजकीय कला है, एक तो बात यह है कि पाटलिपुत्र में और उसमें जो स्थित मौर्य राजप्रसाद है, ये सबसे प्रमुख स्थान रखता है मौर्य राज की कला में। दूसरी बात कि गया में स्थित जो बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियों में जो गुहा बनाए गए हैं, है ना, जो गुफा बनाए गए हैं, जो उसकी बात आती है। और जो मौर्यकालीन स्तंभ हैं, बेसिकली मौर्यकालीन स्तंभों में आप देखेंगे तो सांची का है, भरहुत का है ना, तो सारनाथ का स्तंभ है। तो स्तंभों से भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि किस स्तंभ पर किस पशु या पक्षी का चित्रांकन है, ये सवाल तो पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। तो यह बेसिक रूप से हम देखेंगे कि राजकीय कला, जो मौर्यकालीन राजकीय कला के संरक्षण में जो चीज़ें बनेंगी, तो राजकीय कला के संरक्षण में सबसे पहली बात तो ये है कि जो
पाटलिपुत्र में जो एक राजप्रासाद का निर्माण कराया गया था वो दोस्तों ये 9.5 मील लंबा है और लगभग 2.5 मील इसकी चौड़ाई है और 600 फीट चौड़ी और 60 फीट इसकी गहराई है। तो आप देख सकते हैं कि जो काष्ठ का अर्थात लकड़ी का राजमहल बनाया गया था मौर्य शासकों के द्वारा, वह वास्तव में बिहार के पटना के समीप बुलंदी बाग में स्थित है और इसकी खुदाई डी.वी. स्पूनर महोदय के द्वारा कराया गया था। यूनानी विद्वान देखें तो मेगास्थनीज, एरियन, स्ट्रैबो और चीनी विद्वानों में फाहियान, वेन्सांग, ये सब विद्वान इस राजप्रसाद की, मौर्यों के इस राजप्रसाद की अपने अपने लेखों में इन सब का उल्लेख जरूर करते हैं, मौर्यों के राजप्रसाद का उल्लेख जरूर करते हैं। फाहियान तो यहाँ तक कहता है कि सूसा के राजमहल से भी मौर्यों का ये लकड़ी का महल बहुत ही सुंदर और बहुत ही व्यवस्थित दिखाई देता है। तो यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, है ना। तो ये कहाँ पर है, जैसे राजप्रसाद ये पटना में है, याद रखिएगा, पटना के कुम्हरार में है, याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है ना। ये 40 पाषाण स्तंभों पर बना है जिसके छत एवं फर्श लकड़ी के बने हैं। फाहियान इसको क्या कहता है, फाहियान कहता है कि जो मौर्यों का राजप्रासाद है ये देवताओं के द्वारा बनाया गया है, ना कि मनुष्य के द्वारा। तो फाहियान कहता है कि मौर्यों द्वारा राजप्रसाद जो निर्मित किया गया है वो देवताओं द्वारा निर्मित है, इतना सुंदर है वो। अब देखेंगे मौर्यकालीन, जो हमने कहा कि अभी बराबर की पहाड़ियों में और नागार्जुनी पहाड़ियों में जो इन्होंने गुफा बनाए हैं, जो गुहा का निर्माण करवाया है इन्होंने, तो यहाँ पर 2 लोगों का नाम आता है दोस्तों। एक का नाम तो अशोक है, एक तो अशोक निर्माण करवाता है और दूसरा अशोक का पौत्र जो है दशरथ ने भी कुछ गुफाओं का निर्माण करवाया था। और ख़ास बात यह है कि ये दोनों ने आजीवक संप्रदाय को दान दे दिया था। आजीवक संप्रदाय को, इन दोनों ने आजीवक संप्रदाय को इन पहाड़ियों को दान दे दिया था। तो देखते हैं हम सबसे पहले बराबर की पहाड़ियों को और फिर नागार्जुनी पहाड़ियों पर स्थित जो भी गुफाएं हैं उनको देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप देखेंगे कि जो बराबर की गुफाओं, जो बराबर में गुफाएं बनाई गई हैं बराबर की पहाड़ी में, बिहार में है ये बराबर, बिहार के बराबर में जो गुफाएं बनाई गई हैं वो अशोक द्वारा उसका निर्माण किया गया है। यहाँ पे सबसे पहली पहाड़ी बराबर की पहाड़ी है, इसी को मौर्य काल में खल्लीतक नाम दिया गया था। जो बराबर की पहाड़ी है इसी को मौर्य काल में खल्लीतक नाम दिया गया था और ये बिहार के गया जिले में स्थित है। यहाँ पे जैसे अशोक ने 3-4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, सुदामा, विश्व झोपड़ा और कड़ चौपड़। अब देखेंगे कड़ झोपड़ा अलग है, चौपड़ अलग है। कुल 4 गुफाओं का निर्माण अशोक ने कराया था और 3 गुफाओं का निर्माण उसके पौत्र दशरथ ने कराया था। तो कुल 7 गुफाएं हैं, सुदामा, विश्व झोपड़ा, कर्ण और चौपड़, ये 4 गुफाएं अशोक के द्वारा कराया गया है। और जैसा हमने बताया कि इसने इन गुफाओं का निर्माण करा करके ये आजीवक संप्रदाय को दान में दे दिया था। तो यहाँ से भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अगली बात देखें कि नागार्जुन की गुफाओं का निर्माण उसके अशोक के पौत्र दशरथ के द्वारा कराया गया था। ये बिहार के नागार्जुनी पहाड़ी पर स्थित हैं और यह भी बिहार के गया जिले में है। यहाँ पे जैसा हमने बताया आपको कि 3 गुफाओं का निर्माण हुआ है, गोपी, वाहियक और बड़ीथिका। इन गुफाओं का निर्माण करा करके दशरथ ने आजीवक संप्रदाय को दान दे दिया था। अब एक बात आपको ध्यान देना ये है कि जो बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों में बनी समस्त जो गुफाएं हैं उनमें जो गोपी गुफा है ये सबसे विशाल और सुंदर है। और इसी गोपी गुफा में दोस्तों मौर्यकालीन जो चमकीले पॉलिश का प्रयोग किया जाता था मृदभांडों में या फिर गुफाओं में, पत्थरों में, उस चमकीले पॉलिश का प्रयोग आपको केवल और केवल गोपी की गुफा में मिलता है। तो अगर कभी आपसे पूछे कि दशरथ और उसके दादाजी अर्थात अशोक के गुफाओं में कौन सी गुफा सबसे सुंदर है, सबसे विशाल है, सबसे चमकीले पॉलिश का प्रयोग किया गया है, तो ये गोपी की गुफा होती है। गोपी नाम की जो गुफा है वो है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रहा कि मौर्यकालीन जो गुफाएं हैं उसकी चर्चा हुई। अब हम बात करते हैं मौर्यकालीन स्तंभ की। तो स्तंभ का मतलब होता है पीलर, अंग्रेजी में इसको पीलर कहते हैं दोस्तों। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको पीलर कहते हैं, है ना, अंग्रेजी में इसको पीलर कहते हैं। तो पीलर से आपसे सवाल जो पूछेगा
तो सबसे पहले आप देखेंगे कि एक ऐसा पिलर बनाया जाता था, इस तरीके का पिलर, और इस पिलर में नीचे यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस तरीके के डिज़ाइन कर दिया जाता था ताकि ये गिरे नहीं। ज़मीन के अंदर वाला भाग ये होता था, और फिर इस तरीके से लंबाई का जो भाग होता था, इस पूरे के क्षेत्र को तना, लाट या फिर स्तंभ कहा जाता था। और बीच में जा कर के यहाँ ये वाला पार्ट आप देख रहे होंगे, यहाँ कुछ उल्टा कमल के डिज़ाइन टाइप का कुछ पत्तियाँ दिख रही होंगी, जिसको उपांग मुख कमल कहा जाता है, मतलब उल्टा कमल। और इसी कमल के ऊपर एक पट्टी बनाई गई होती थी। इस पट्टी में एक चौकी बना करके वहाँ पे पशुओं का चित्रांकन किया जाता था, और फिर उसके शीर्ष पर कुछ चीज़ें अंकित की जाती थी, जैसे पशु पक्षी, ये सारी चीज़ें एकदम शीर्ष पर अंकित की जाती थी। जैसे सारनाथ के स्तंभ में आपने देखा था कि सारनाथ के स्तंभ में 4 सिंह का उल्लेख किया गया। अभी सांची में भी सिंह है, तो अभी आगे देखेंगे कि किसकी क्या विशेषता, बस इतना भी जानिए आप स्तंभों के बारे में। तो ये स्तंभ जो हैं ये मौर्यकालीन स्थापत्य कला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है, अशोक का जो स्तंभ है। और ये स्तंभ बनाने के लिए दोस्तों लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था, और सबसे खासियत ये है कि ये पत्थर एकाश्मक होते थे, मोनोलिथिक टाइप के होते थे, अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक नीचे तक पूरा पत्थर एक ही प्रकार का होता था, मतलब एक ही पत्थर, बीच में कोई उस पत्थर में कट पिट नहीं किया गया था, एक ही पत्थर को काट करके इस तरह से इसका निर्माण कराया गया होता था, तो जिसे स्तंभ आप कह सकते हैं। तो हमने ये कहा आपसे कि जो विशेषताएं क्या हैं स्तंभों की। पहली चीज़ तो ये है कि ये जो पत्थर एकाश्मक पत्थर के बने, एक ही पत्थर का है, ये लाल बलुआ पत्थर के बनाए गए हैं, और ये 30 से 40 फीट लंबे होते हैं। इनका वजन लगभग 1000 से 1200 मन तक का होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना खूबसूरत स्तंभों का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था। आगे देखेंगे कुछ प्रमुख स्तंभों की भी हम चर्चा करें तो सारनाथ का जो स्तंभ है ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में समझा जाता है, और मार्शल के अनुसार कि सारनाथ का स्तंभ शिल्पकला का सर्वोत्कृष्ट निदर्शन करता है। और स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये तो दोस्तों 1000 बार आपसे पूछा गया है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। और इस सारनाथ स्तंभ में एक चक्र है, सारनाथ स्तंभ में एक चक्र है। इस चक्र में आप ध्यान देंगे कि सारनाथ स्तंभ में जो चक्र है, इस चक्र में कुछ 32 तीलियाँ हैं, और कुछ इसमें पशु हैं, जैसे दक्षिण दिशा में घोड़ा है, पूर्व दिशा में हाथी है, शेर उत्तर दिशा में है, और पश्चिम दिशा में एक बैल का चित्रांकन यहाँ पर किया गया है। तो ये सारनाथ से जुड़ी हुई कुछ बातें रही हैं जो आपको याद रखना है, और यहाँ से सवाल जरूर पूछा जाएगा। अगली बात देखेंगे लौरिया नंदगढ़ का स्तंभ। जो लौरिया नंदगढ़ है और एक है लौरिया अरराज। लौरिया नंदगढ़ और लौरिया अरराज दोनों स्तंभ बिहार के चंपारण जिले में हैं। यहाँ पर जो लौरिया नंदराज है, इस स्तंभ के शीर्ष पर एक सिंह को खड़ी अवस्था में दिखाया गया, मतलब एक सिंह खड़ा है वहाँ पर, और उसके नीचे एक उपखंड में ब्रह्मगिरी के जो राजहंस होते हैं, या जिसको जैसे मोर आप कहते हैं, उसको मोती या फिर उसको दाना चुगते हुए उत्तर दिशा के मुँह करके दिखाया गया है। और अगली बात देखेंगे सांची का स्तूप। जो सांची का स्तूप है, सांची के स्तूप के शीर्ष पर 4 सिंह हैं। कितने सिंह हैं? तो 4 सिंह हैं। इससे सवाल आपसे पूछा जाता है। सांची का स्तूप ये मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। तो सांची का स्तूप है कहाँ पे? तो एमपी में है। कहाँ पर? रायसेन जिला में स्थित है। इसके शीर्ष पर क्या है? तो शीर्ष पर इसके 4 सिंहों का चित्रांकन किया गया है। आगे देखें, संकीसा का जो स्तंभ है अशोक का, ये फर्रुखाबाद जिले में, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में संकीसा नामक स्थान पर स्थित है। और धौली स्तंभ जो है ये उड़ीसा के जंगाम जिले में है। और इसकी विशेषता ये है कि धौली के शीर्ष पर हाथी अर्थात गज का चित्रांकन किया गया है। गज उस पर चित्रांकित है। रामपुरवा हमने कहा कि ये चंपारण बिहार में है, और इसके शीर्ष पर रामपुरवा जो चंपारण बिहार में है, इसके शीर्ष पर 2 चीज़ें, एक तो लेख युक्त स्तंभ ये है, उस पर कुछ लिखा गया है। दूसरा इसके शीर्ष पर ये वृषभ है, और दूसरा वाला जो लेख विहीन है। पहले वाले रामपुरवा के स्तंभ लेख में एक शीर्ष पर सिंह है लेकिन वो लेख युक्त है, और दूसरा वाला वृषभ युक्त है, यह लेख विहीन है ना, इस पर लिखा नहीं गया है। तो रामपुरवा चंपारण के बिहार में है। अब हम लोग बातचीत करेंगे कुछ लोक कला पर, है ना, लोक कला पर। जैसे देखिए कुछ लोक कलाएँ हुआ करती थी
मौर्य काल के आसपास, जहाँ पर यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति पाई गई है। तो यक्ष यक्षिणी की मूर्ति से भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो पूछा गया वो दीदारगंज से जो मिली यक्षिणी की मूर्ति है उसके बारे में कई बार आपसे सवाल पूछा गया है। तो जो यक्षिणी होती है, जैसे देखिए यक्ष की जो मूर्ति है ये परखम मथुरा के निकट से और पटना से पाई गई है। यक्षिणी की जो मूर्ति है ये पटना के समीप दीदारगंज से पाई गई है। और इसकी विशेषता ये है, ये चामरधारी यक्षिणी है, इसके हाथ में चामर धारण करते हुए दिखाया गया है। तो इन सभी मूर्तियों में जो पटना के समीप दीदारगंज से मिली है चामरधारी यक्षिणी की मूर्ति, वो सबसे कलात्मक और सुंदर है, जिस पर मौर्यकालीन चमकीली पॉलिश का प्रयोग किया गया है। तो इसलिए दोस्तों मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि यक्षिणी या यक्षी की जो मूर्ति है ये सबसे इम्पॉर्टेंट लोक कला का एग्जाम्पल है, जो दीदारगंज से पाई गई है, बिहार के पटना के समीप दीदारगंज से। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग चर्चा करेंगे मंदिर स्थापत्य कला पर, है ना। मंदिर स्थापत्य कला पर कि मंदिर शैलियों का निर्माण क्या कैसे किया गया है, उस पर अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो मंदिर स्थापत्य कला है, इसको आप ये देखेंगे कि मंदिर का निर्माण तो भारत में वास्तव में शुरू होता है गुप्त काल से। गुप्त काल के पहले जो मंदिर भारत में बनते थे, मतलब गुप्त काल के पहले मंदिर का अवशेष वास्तव में नहीं मिला है। जो गुप्तकालीन मंदिर हैं वो उसका जो छत होता था ना, वैसे सपाट हुआ करता था, जैसे आजकल हमारे आपके घरों का छत होता है। पहले मंदिरों के छत ऐसे सपाट हुआ करते थे। और बाद में जब अन्य स्थापत्य कला की शैलियाँ आती हैं, तब ऊपर इस तरीके से गुंबद और तमाम आकृतियाँ इस पे बनाई जाने लगी, है ना। तो तब यहाँ से गुंबद और अन्य आकृतियाँ यहाँ पे बनाई जाने लगी हैं। तो यहाँ आप 3 तरह के शैलियों को देखेंगे। जैसे हमने कहा कि गुप्त काल में जो मंदिर बनाए जाते थे वो पहले सपाट हुआ करते थे, और बाद में फिर ऐसे ऊपर उस पर गुंबद और फिर आमलक और कलश जैसी व्यवस्थाओं का यहाँ पर प्रचलन होता है। तो मंदिर शुरुआत में जो हुआ करते थे वो सपाट हुआ करते थे। तो मंदिर के इतिहास को समझने के पहले आपको कुछ मंदिर निर्माण की शैलियों को समझना पड़ेगा कि कौन कौन सी मंदिर स्थापत्य का निर्माण किस किस शैली में हुआ करता है। जैसे अगर आप भारत को समझ पा रहे हैं कि जो भारत की स्थिति है, जैसे मैं एक समझने के लिए मैप अगर भारत का आपको बनाऊँ, तो देखिए भारत अगर इस तरीके से हम कल्पना करें कि ये भारत का हिस्सा है ना, ये भारत है। तो भारत में 3 तरह की शैलियों का प्रचलन आपको दिखाई देगा। सबसे पहली बात तो नागर शैली, है ना, दूसरी है द्रविड़ शैली के मंदिर, और तीसरा है बेसर शैली के मंदिर। तो भारत में 3 तरह के मंदिरों का निर्माण हुआ है, एक तो नागर शैली, दूसरा द्रविड़ और तीसरा बेसर शैली। नागर शैली का मतलब होता है ऐसे मंदिर जो उत्तर भारत में बनाए गए हैं, माने यहाँ से विंध्याचल पर्वत श्रेणी यहाँ से गुजरती है, तो विंध्य पर्वत श्रेणी के उत्तर के भाग को उत्तर भारत और दक्षिण के भाग को दक्षिण भारत कहते हैं। तो जो मंदिर उत्तर भारत के नगरों में निर्मित हुए, नगर का मतलब शहरों में जिनका निर्माण हुआ, उसे हम लोग नागर शैली कहते हैं। तो नगरों में विकसित होने के नाते, उत्तर भारत के नगरीय क्षेत्रों में विकसित होने के नाते इसको नागर शैली कहा गया, और इसकी कुछ अपनी स्पेसिफिक विशेषता है, उसको अलग से हम लोग समझेंगे। द्रविड़ शैली का मतलब है कि वो मंदिर जो दक्षिण भारत में बनाए गए हैं, दक्षिण भारत में बनाए गए हैं। तो और बेसर शैली का मतलब ऐसे मंदिर जो जिसमें नगरीय साक्ष्य, मतलब नागर शैली का भी एग्जाम्पल मिलेगा, और द्रविड़ शैली का माने उत्तर भारत में बनने वाले मंदिर और दक्षिण भारत में बनने वाले मंदिर, दोनों के लक्षण जिस क्षेत्र में दिखाई देंगे उस क्षेत्र के मंदिरों को हम लोग बेसर शैली के नाम से जानते हैं। इसी को खच्चर शैली भी कहा जाता है। बेसर शैली को खच्चर शैली के नाम से भी जाना जाता है। तो नागर शैली नगरों में निर्मित हुए, और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में निर्मित मंदिर, बेसर शैली ऐसे मंदिर जहाँ पर नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव दिखाई दे, उसे बेसर शैली के नाम से हम जानते हैं। तो अब हम एक एक बात को थोड़ा सा और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं कि जो नागर शैली है, जैसे हमने कहा कि जो नागर शैली है, नागर शैली उत्तर भारत मंदिर निर्माण की शैली है। इस मंदिर निर्माण शैली का विकास गुप्तों के समय हुआ था, जैसा हमने गुप्त काल में मंदिर के विकास की बात आपसे करी है। और इसका एक पक्ष यह भी है, कहा जाता है कि जो गुप्त शासक के समकालीन नाग शासक हुआ करते थे,
उन्हीं नाग शासकों के संरक्षण में, या ये कह सकते हैं कि नाग शासकों ने ही सबसे पहले मंदिर कला को निर्मित करने का प्रयास किया था, इसलिए इसको नागर कहा गया, नाग से। लेकिन वास्तव में नगरों में विकसित होने के कारण ऐसे मंदिरों को नागर शैली के नाम से जाना गया है ना, नागर शैली के नाम से जाना गया है। और अगली बात देखेंगे, जो द्रविड़ शैली के एग्जाम्पल की बात कर रहा है, इसका जैसे जो कृष्णा नदी है दक्षिण भारत में, और जो तुंगभद्रा नदी है, इन नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पे कन्याकुमारी तक कह सकते हैं, जहाँ पर पल्लव शासकों का संरक्षण हुआ करता था, वहाँ पे द्रविड़ शैली के मंदिरों का विकास होता है। और इस मंदिर की विशेषता ये है, जो दक्षिण भारतीय मंदिर होते हैं, ये आधार से लेकर के शिखर तक एक अष्टकोणीय इनकी संरचना होती है। और दूसरी बात ये है कि इसके जो शिखर होते हैं ना, मंदिर के जो शिखर हैं, माने जो द्रविड़ मंदिर के शिखर हैं, उस मंदिर के जो शिखर हैं, उसके जो शिखर होते हैं वो मंजिलों से युक्त होते हैं, मतलब कई मंजिल इस तरीके से आप देखेंगे। अगर दक्षिण भारत के मंदिरों को आपने देखा होगा तो इस तरीके के कुछ मंदिर होते हैं, है ना, कई सारे फ्लोर आपको इस पे दिखाई देंगे, है ना, कई सारे फ्लोर इस पे आपको दिखाई देंगे, बहुत हाइट इनकी ऊंची होती है। तो इस तरह के मंदिरों को आप देखेंगे जो शिखर से लेकर के शिखर आधार से लेकर के शिखर तक एक कोण की संरचना में होते हैं, ऐसे देखिए कोणी संरचना में है। और अगली बात यह है कि ये पिरामिड आकार का होता है ना, पिरामिड आकार का होता है। और जो ये पिरामिड आकार है, इसको हम लोग एक कहते हैं कि यह विमान की आकृति का है, या विमानन के रूप में इसको समझते हैं। और विमान के जो शीर्ष होते हैं वो स्तूप, इस पर शीर्ष पर एक स्तूप बनाया गया रहता है, जो द्रविड़ शैली का एग्जाम्पल माना जाता है। तो ये इतनी बातें आपको इसमें से समझनी है। और अगले बात देखेंगे कि जो विजयनगर शासन काल में द्रविड़ मंदिर निर्माण शैली में 3 नई विशेषताएं जुड़ गई थी, अम्मान कोबिला, कल्याण मंडप और अत्यधिक अलंकृत अष्टंभ। ये 3 इम्पॉर्टेंट फैक्ट जुड़ गए थे द्रविड़ मंदिर निर्माण शैली में विजयनगर शासन के समय। तो कल्याणम का मतलब होता है विवाह, दक्षिण भारत में कल्याणम का मतलब होता है विवाह। तो ऐसा मंदिर जिसके प्रांगण में एक अलग मंडप लगाकर देवी देवता के विवाह का एक दृश्य दिखाया गया हो, ऐसे को कल्याण मंडपम कहते हैं या कल्याण मंडप कहते हैं। आगे देखेंगे बेसर शैली का एग्जाम्पल क्या है। बेसर शैली या इसी को खच्चर शैली कहते हैं। इस शैली के विकास में चालुक्य शासकों ने योगदान दिया, और इस शैली का जो विकास है ना, वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से लेकर के कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच वाला जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में बेसर शैली का विकास दिखाई देता है। ये वास्तव में अर्धगोलाकार इनका आधार हुआ करता था, और इनका जो शिखर बनाया गया है उसमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का मिक्सअप दिखाया गया है, दोनों शैलियों के लक्षण आपको दिखाई देंगे। और ये जो शैली है, इस शैली के मंदिरों में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों की विशेषताओं के मध्य जो मिक्सचर कर दिया गया है, इसी कारण इसको खच्चर शैली के नाम से भी जानते हैं। अगली बात देखेंगे, कुछ प्रमुख भारतीय मंदिर की अगर हम बात करें, कुछ भारतीय प्रमुख मंदिरों की अगर हम बात करें, तो जैसे देखिए कि भाई गुप्तकालीन मंदिर हैं, सबसे ज़्यादा प्रमुख जो गुप्तकालीन मंदिर हैं, इनकी बहुत कई बार सवाल आपसे पूछे गए हैं। जैसे सांची का मंदिर है, देवगढ़ का है, तिगवा का विष्णु मंदिर है, नचना कुठार का पार्वती मंदिर है, और ये भीतर गांव का लक्ष्मण मंदिर है, सीरपुर का लक्ष्मण मंदिर है, शिव मंदिर है। फिर उड़ीसा के मंदिर जैसे भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर आ जाएगा, जगन्नाथपुरी का मंदिर आ जाएगा, उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर आ जाएगा, कुछ गुजरात के मंदिर हैं, राजस्थान का दिलवाड़ा का मंदिर है, आदिनाथ का मंदिर है, बुंदेलखंड के कुछ मंदिर इसमें आ जाते हैं। तो मंदिर कला से बहुत ज़्यादा आपसे सवाल पूछे गए हैं। तो ज़रा हम लोग प्रयास करते हैं कि कुछ प्रमुख मंदिरों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बातचीत कर रहे हैं आपसे सांची के मंदिर के बारे में। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। जो सांची का स्तूप है उसी के समीप ये मंदिर बनाया गया है, और ये वास्तव में गुप्त काल के प्रारंभिक मंदिरों में से एक माना जाता है। दूसरा मंदिर है जिसका नाम है देवगढ़ का विष्णु मंदिर। दोस्तों सीधा सीधा पूछता है कि विष्णु का मंदिर कहाँ, तो देवगढ़ में है। ये देवगढ़ उत्तर प्रदेश के झांसी जिला में है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश से कट करके ललितपुर अलग हुआ, या ये कह सकते हैं कि झांसी से ये कट करके हिस्सा ललितपुर में चला गया है, तो देवगढ़ का जो विष्णु मंदिर है वो वर्तमान ललितपुर में है, लेकिन पहले ये झांसी में हुआ करता था, है ना। पहले ये झांसी में हुआ करता था, अब ये ललितपुर में है, इसको याद रखिएगा। और लगभग 6ठी सदी ईस्वी के आसपास देवगढ़ के विष्णु मंदिर का निर्माण किया गया है। यहाँ पर जो मूर्ति है वो भगवान विष्णु को एक नाग या शेष की सैया पर उनको लेटे हुए दिखाया गया है। और ये जो देवगढ़ का विष्णु मंदिर है, ये भारत का प्रथम ऐसा मंदिर है जिसमें शिखर बना है। नहीं तो इसके पहले आप देखेंगे ऐसे सपाट बना था,
इसके पहले ऐसे सपाट मंदिरों का निर्माण होता था जिसके छत सपाट हुआ करते थे। अब पहली बार इसमें इस तरीके से शिखर का निर्माण किया गया है। इस तरीके से पहली बार इसमें शिखर का निर्माण किया गया है देवगढ़ का मंदिर, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और अगली बात यह है कि तिगवा का विष्णु मंदिर, जो तिगवा का विष्णु मंदिर है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है और इसके गर्भगृह का जो व्यास है वो लगभग 8 फुट है, जिसके सामने 4 स्तंभों पर टिका हुआ 4 स्तंभों पर, और स्तंभ के ऊपर कलश और कलशों के ऊपर एक सिंह की मूर्ति बनाई गई है। तो इसका एक अलग ही लुक आपको दिखाई देगा। और एक मंदिर है नचना कुठार का पार्वती मंदिर दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये मध्य प्रदेश के पन्ना जिला में स्थित है और ये वाकाटक शासकों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। एक मंदिर है जैसे भीतरगांव का जो लक्ष्मण मंदिर है, भीतरगांव का जो लक्ष्मण मंदिर है ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में है और वास्तव में कानपुर देहात के क्षेत्र में ये पड़ता है। इसकी खासियत ये है कि ये ईंटों से बना हुआ मंदिर है। और एक उल्लेखनीय बात आपको हमने ये बताया भी था कि जो सीरपुर का मंदिर है, सीरपुर का लक्ष्मण मंदिर, वो भी ईंटों से बना है, लेकिन वो आंध्र प्रदेश के गुंटूर में है। और भीतरगांव का जो लक्ष्मण मंदिर है ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। और एक हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश में जो सारनाथ में धमेख का स्तूप है वो स्तूप भी ईंटों से निर्मित है। तो ऐसे स्थापत्य कला के क्षेत्र में 3 स्थापत्य हमने आपको बताए हैं जो ईंटों से निर्मित है, केवल और केवल ईंट से निर्मित किया गया है। एक तो सीरपुर का लक्ष्मण मंदिर, दूसरा भीतरगांव का लक्ष्मण मंदिर, और तीसरा एक स्थापत्य है बौद्ध स्थापत्य जो आप धमेख स्तूप सारनाथ का समझते हैं, वो भी ईंटों से निर्मित है। तो इससे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। शिव मंदिर, एक तिगवा का शिव मंदिर है, देखेंगे शिव मंदिर है, ये खोह का शिव मंदिर, इसको मध्य प्रदेश के नागौद में है, और एक भूमरा का शिव मंदिर है जो मध्य प्रदेश के नागौद में है। तो खोह का शिव मंदिर और भूमरा का शिव मंदिर ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बस आपसे ये जानना चाहेगा कि कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। अब कुछ हम राजपूत कालीन मंदिरों की बात करेंगे। तो दोस्तों एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि आप जो प्राचीन कालीन स्थापत्य कला है उसको बखूबी आप पढ़ चुके हैं, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ चुके हैं। और इस क्लास में हम लोग जो जैसा कि वादा किया गया है कि स्थापत्य कला प्राचीन, मध्य और फिर आधुनिक तीनों स्थापत्य कला को पढ़ा जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों हम लोग इन सभी को पढ़ा जाएगा, बस थोड़ा सा आप धैर्य देख करके पूरा रिवीजन कर लेंगे तो एग्ज़ाम में आपके जो स्थापत्य से सवाल आते हैं, चाहे वो इतिहास के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो कला के दृष्टिकोण से हो, स्थापत्य के दृष्टिकोण से हो, यहाँ से आप इस मंदिरों को ज़रूर से कर पाएंगे। तो दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं हम लोग राजपूत कालीन कला। हालांकि कला, स्थापत्य कला में मंदिरों की बात बेसिक रूप से किया जाएगा। राजपूत जो मंदिर हैं ये वास्तव में देखिए, जैसे कुछ इसके जो मंदिर हैं उड़ीसा में बनाए गए हैं, चूँकि उड़ीसा में भी सत्ता थी इनकी, गुजरात में है, राजस्थान में है और बुंदेलखंड में है। ये 4 ऐसे स्थान हैं, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान और बुंदेलखंड, जहाँ पर आपको राजपूत कालीन मंदिरों के अवशेष या राजपूत कालीन मंदिर आपको मिल जाएंगे। तो इन्हीं स्थल के मंदिरों को हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि उड़ीसा के जो मंदिर हैं जो 8वीं से लेकर के 13वीं सदी के मध्य बनाए गए हैं, इन मंदिरों की विशेषता क्या है, मतलब जो उड़ीसा के राजपूत कालीन मंदिर हैं उन मंदिरों की विशेषता क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो उड़ीसा के मंदिर बनाए गए हैं ये इनके स्तंभों के स्थान पर एक लोहे के सहतीरों का प्रयोग किया गया है, लोहे के सहतीरों का प्रयोग किया गया है। और दूसरी बात यह है कि जो मुख्य प्रतिभा कक्ष है उसके सामने मंडप को जगमोहन नाम दिया गया है। तो यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि जगमोहन, जो मंडप को जगमोहन नाम दिया गया, ये किस कला के मंदिरों में आपको दिखाई देता, तो उड़ीसा के मंदिरों में दिखाई देता है। जो जगमोहन का निर्माण आपसे बातचीत की जा रही है, जगमोहन के बारे में, है ना। और इसी के साथ साथ यहाँ पर भोग और जो भोग मंडप है या फिर नृत्य मंडल भी इसके आसपास बनाए गए हैं, जो एक उड़ीसा के मंदिरों का हम कह सकते हैं कि बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल आपको दिखाई देगा। अच्छा, उड़ीसा में देखिए जैसे कि भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर का अध्ययन किया जाता है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का अध्ययन किया जाता है और कोणार्क के सूर्य मंदिर का अध्ययन किया जाता है। इतनी सारे से आपके उड़ीसा के मंदिर कला से आपके सवाल पूछते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। इस मंदिर का निर्माण वास्तव में उड़ीसा के केशरी वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था। बाद में इसमें गंग वंश के शासकों ने, जैसे अनंत वर्मन और चोड़गंग ने इसका विकास करवाया था, है ना।
अच्छा, अब ये जो पुरी का मंदिर है, उड़ीसा के पुरी का जगन्नाथ मंदिर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे हम लिंगराज मंदिर की बात कर लें, चाहे पुरी या फिर कोणार्क की, तीनों उड़ीसा के मंदिर बहुत ही बेजोड़ हैं और तीनों से एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं। तो देखेंगे जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, इसका निर्माण अनंत वर्मन चोलगंग ने कराया था, चोलगंग या कहा जाता है इसको। और जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था। नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा इसको कराया गया था। अब जरा सा आप नज़र डालेंगे कि जो मंदिर हैं, माने उड़ीसा के जो मंदिर हैं, इन मंदिरों का जो एक विशेषता हम कह सकते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो उड़ीसा के मंदिर होते थे, इसके द्वार पर एक चक्र बनाया गया होता था जो सूर्य चक्र के नाम से जाना जाता था, जिसमें कुछ 16 तीलियां हुआ करती थी। और दूसरी बात यह है कि मंदिर का जो स्वरूप है वो रथ जैसे हुआ करता था, जिसमें 24 पहिए लगाए गए होते थे, जिसे 7 घोड़े से खींचते हुए दिखाया गया। जैसे उड़ीसा का कोणार्क मंदिर जो है, उसको कभी आपने देखा होगा तो आगे रथ की एक आकार दे करके घोड़े से खिंचवाया गया है। और जो मंदिर है ये पूरी तरह से काले पत्थरों से बना हुआ है, जिसके कारण इसको ब्लैक पैगोडा नाम दिया गया दोस्तों। ब्लैक पैगोडा इसको नाम दिया गया। और मंदिर की जो बाहरी भित्ति है, मतलब जो बाहरी दीवार है, वो अत्यंत ही अश्लील प्रतिमाएं उस पर बनाई गई हैं। जैसे आपने खजुराहो के मंदिरों का एग्जाम्पल आपने देखा था, खजुराहो के मंदिरों को आपने देखा था, उस तरीके से इसकी विशेषताएं हैं। जो भी गुजरात, जो भी उड़ीसा के मंदिर हैं, उन सब में ये विशेषताएं आपको कॉमनली देखने के लिए मिल जाएंगी। और अगले बात देखेंगे कि जो गुजरात के मंदिर हैं, जो गुजरात के मंदिर हैं, सीधी सीधी बात है कि जो गुजरात के मंदिर हैं, इसका विकास जो है वो गुजरात के चालुक्य शासकों के द्वारा कराया गया है। और साथ ही साथ सोलंकी वंश के शासकों ने भी इन मंदिरों के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो एक मंदिर है यहाँ पे मोढेरा का सूर्य मंदिर, जो गुजरात के मोहसाना जिले में है, और इसका निर्माण 11वीं सदी में किया गया था। और दूसरी बात है पाटन का सोमनाथ मंदिर, गुजरात के पाटन नामक स्थान पर सोलंकी वंश के जो शासक थे उससे पहले ही ये सोमनाथ का मंदिर विद्यमान था, परंतु कुछ आप ये कह सकते हैं कि इस काल में इसको कुछ इसके सुधार वगैरह इस पर कर दिया गया था। तो गुजरात का पाटन मंदिर है। और एक गुजरात में है अनहिलवाड़ का मंदिर है दोस्तों। तो यह भी बस केवल ये जानना है कि जो अनहिलवाड़ का मंदिर है, मेरुदंड मंदिर के नाम से आप इसको कह सकते हैं, कर्णमेरु मंदिर अनहिलवाड़ में स्थित है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के पाटन में स्थित है। आगे देखेंगे मध्यकाल में सोमनाथ मंदिर पर गजनबी के द्वारा आक्रमण किया गया था, 17 बार आक्रमण हुआ था। तो बहुत रोचक कहानी इस मंदिर की भी है। तो यहाँ से सिर्फ गुजरात से 3 मंदिर, मोढेरा का मंदिर जो गुजरात के मोहसाना जिले में है, पाटन का सोमनाथ मंदिर और अनहिलवाड़ स्थित जो कर्णमेरु का मंदिर है, ये 3 मंदिरों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। और आगे फिर हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख मंदिरों को, जिसमें जो माउंट आबू की पहाड़ी है, और माउंट आबू की पहाड़ी पर जो स्थित दिलवाड़ा का प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पर 2 मंदिर आपको दिखेंगे। सबसे पहला मंदिर मिलेगा आपको आदिनाथ का, या जिनको आप ऋषभ देव कहते हैं। ये वास्तव में जैन धर्म के पहले तीर्थंकर या पहले संस्थापक के रूप में इनको जाना जाता है, जिनको आदिनाथ या फिर ऋषभ देव के नाम से आप जानते हैं। इसका निर्माण वास्तव में एक वास्तुपाल नाम का व्यक्ति था, या तेजपाल नाम का व्यक्ति था, उसी ने करवाया था इस आदिनाथ के मंदिर का या ऋषभ देव के मंदिर का, है ना। क्योंकि ये जो वाइट संगमरमर पर बनाया गया मंदिर है माउंट आबू में, जो दिलवाड़ा का मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है, इसके मंदिर के गर्भगृह में जो मूर्ति रखी गई है वो आदिनाथ की मंदिर है, आदिनाथ की मूर्ति है। इसलिए ऋषभ देव अथवा आदिनाथ का मंदिर भी इसको बोला जाता है ना। और इसकी आँखें जो है ना, आँखें इसकी हीरे की बनाई गई हैं, इस कारण भी यह बहुत ही प्रसिद्ध है। दूसरा जो नेमिनाथ का मंदिर है, इसका निर्माण भीम प्रथम के सामंत बिमल शाह बशही के द्वारा कराया गया था। और ये दोनों मंदिर पूरी तरीके से संगमरमर से बनाए गए हैं, जिस पर बारीक नक्काशी किया गया है। तो दोनों मंदिर एक तो राजस्थान के माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित दिलवाड़ा में है, पहला मंदिर आदिनाथ ऋषभ देव का, दूसरा नेमिनाथ का है। अब सूर्य मंदिर की हम चर्चा करें तो सूर्य मंदिर का निर्माण जो है ये प्रतिहार शासकों द्वारा कराया गया है। और ये सूर्य मंदिर राजस्थान में ही है दोस्तों, ये राजस्थान में ही है। और इसका निर्माण प्रतिहार शासकों ने कराया था। 8वीं से 10वीं सदी के आसपास इसका निर्माण कराया गया था। अब एक मंदिर आप देखेंगे बुंदेलखंड का जो मंदिर है, तो बुंदेलखंड के मंदिरों को लेकर के आपसे सवाल अगर पूछे तो बुंदेलखंड के मंदिरों का निर्माण 9वीं से 12वीं सदी के मध्य कराया गया था। और इसका जो निर्माण है बुंदेलखंड के मंदिरों का, ये चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया था।
है ना। तो जो चंदेल शासक हैं, आप देखेंगे कि जो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण हुआ है, जो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण हुआ है उसकी विशेषताओं से बार बार आपसे सवाल पूछे जाते हैं। जो खजुराहो के मंदिर हैं वो ग्रेनाइट और लाल बलुए पत्थर से बनाए गए हैं। यहाँ शैव, वैष्णव और जैन तीनों धर्मों से संबंधित मंदिर बने हैं। यहाँ के मंदिर अधिकतर ऊंचे चबूतरे पर बनाए गए हैं। यहाँ के मंदिरों के प्रवेश द्वार को मकर तोरण कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर मकर मुख की आकृतियाँ बनाई गई हैं। और खजुराहो की मूर्तियों में अश्लीलता का खुला प्रदर्शन किया गया है, जिसे तांत्रिक विचारधारा का प्रभाव आप मान सकते हैं। तो इस तरह से जो खजुराहो के मंदिर हैं, खजुराहो के मंदिर अपनी एक अलग ही दृष्टि के नाते दुनिया में प्रसिद्ध हैं। और खजुराहो का जो सबसे ज़बरदस्त मंदिर है दोस्तों, वो है कंदरिया महादेव का मंदिर। जो सबसे ज़बरदस्त मंदिर है वो है कंदरिया महादेव का मंदिर। कई बार आपसे पूछा गया है कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पर है, तो ये खजुराहो में है। खजुराहो में है और चंदेल शासकों ने इसका निर्माण करवाया है। और बेसिक रूप से अगर पूछे तो एक नाम है राजा धंग का, एक नाम है राजा धंग। और इसी राजा धंग के समय जो चंदेल वंशी शासक था, इसी के समय खजुराहो के कंदरिया मंदिर का निर्माण करवाया गया है। और ये मंदिर खजुराहो के मंदिरों में सबसे उत्कृष्ट माना जाता है। उसके बाद चतुर्भुज विष्णु मंदिर है जो चंदेल शासक यशोवर्मन ने निर्माण करवाया था। उसके अलावा कुछ अन्य मंदिर भी हैं, जैसे देवी जगदम्बा का मंदिर है, 64 योनियों का मंदिर है, लाल गुआ का मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, फिर पार्श्वनाथ का मंदिर, आदिनाथ का मंदिर, शांतिनाथ का मंदिर। ये मंदिर का भी यहाँ पर एग्जाम्पल मिलता है। जो पार्श्वनाथ, आदिनाथ और शांतिनाथ हैं ये जैन धर्म से संबंधित हैं, इसलिए इनको जैन मंदिर के नाम से भी आप पुकार सकते हैं। खजुराहो में हमने बताया कि कुल लगभग 85 मंदिर, यहाँ पर 85 मंदिरों का प्रमाण मिलता है, लेकिन वर्तमान में यहाँ 25 मंदिर ही इसको उसके विद्यमान स्वरूप में आज हैं, है ना। अब देखेंगे कि कुछ सरस्वती मंदिर की अगर हम बात करें, जैसे उत्तर भारत में बड़ी मात्रा में कुछ अन्य मंदिर भी आपको दिखेंगे। उत्तर भारत में कुछ बड़ी मात्रा में अन्य मंदिर भी दिखेंगे, या ये कह सकते हैं कि कुछ संस्कृत विद्यालय दिखेंगे। जैसे एक नाम आपने सुना होगा कि जो संस्कृत विद्यालय हुआ करता था राजस्थान के अजमेर में, विग्रहराज चतुर्थ अथवा बीसल देव के द्वारा जिसको निर्मित किया गया था, ये बीसल देव जो था विग्रहराज चतुर्थ, इसने राजस्थान के अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय स्थापित करवाया था। बाद में यहीं पर जाकर के 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया गया इसी मंदिर के ध्वंसावशेष पर, है ना। दूसरी बात है कि महाकाल मंदिर, ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। जय महाकाल आपने सुना होगा, ये उज्जैन महाकाल का जो मंदिर है उज्जैन में है। और इसका निर्माण परमार शासक राजा भोज ने कराया था। तो राजा भोज अपनी दानशीलता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली करके एक स्लोगन भी समाज में प्रसिद्ध है, आप जानते होंगे। और एक दोस्तों उत्तर भारत का जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे कश्मीर के शासक मुक्तापीठ ललितादित्य ने बनवाया था, दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार पूछा गया कि मार्तंड का सूर्य मंदिर, कश्मीर का जो मार्तंड सूर्य मंदिर है वो कहाँ पर है, तो कश्मीर में है, मार्तंड में है। और मुक्तापीठ ललितादित्य के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। सास बहू का मंदिर कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश ग्वालियर में है। तेली का मंदिर कहाँ है, तो ये भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है, तेली का मंदिर। तो ये उत्तर भारत के प्रमुख मंदिर थे। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख मंदिरों को। चूँकि हमने नागर, द्रविड़ शैली और वेसर शैली तीनों शैलियों के मंदिरों की बातचीत की थी आपसे, तो जो दक्षिण भारत के मंदिर होंगे, ये सबसे पहले अगर आप देखें जो तमिलनाडु के मंदिर हैं, जैसे पल्लव शासकों के द्वारा जो कांची में, तमिलनाडु के कांची में जिन मंदिरों का निर्माण करवाया गया वो पल्लव शासकों के देखरेख में हुआ था। तो जो पल्लवकालीन मंदिर हैं, सबसे पहला चीज़ तो इसमें है कि कांची का कैलाश मंदिर। सबसे पहला कांची का कैलाश मंदिर है, जिसको राज सिंह या राज राजेश्वर का मंदिर भी आप कहते हैं। पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन द्वितीय और राज सिंह या राजेश्वर के नाम से जिसको जाना जाता है, वही इसका निर्माण करता है। और यह भारत का पहला ऐसा मंदिर है जिसमें द्रविड़ शैली की सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली की विशेषताएं पाई जाने वाले भारत का पहला मंदिर कौन सा है, तो कांची का कैलाश मंदिर है दोस्तों, है ना। और दूसरी बात देखेंगे कि कांची का जो बैकुंठ पेरुमल मंदिर है,
इसका निर्माण परमेश्वर वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। परमेश्वर वर्मन द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और तीसरा जो प्रमुख मंदिर है वो है महाबलीपुरम का मंदिर। दोस्तों कई बार यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। जो महाबलीपुरम का मंदिर है इसी को मामल्लपुरम का मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मामल्लपुरम का मंदिर भी इसी को कहते हैं। और इसका निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम या फिर मामल्ल प्रथम के द्वारा कराया गया था। मामल्ल प्रथम या फिर नरसिंह वर्मन के प्रथम के रूप में इसको कराया गया था। और महाबलीपुरम में दोस्तों कुल 7 रथ मंदिर हैं, इसीलिए इसको सप्त पैगोड़ा भी कहा जाता है। और यहाँ का जो धर्मराज या फिर युधिष्ठिर रथ मंदिर है वो सबसे ज़्यादा अलंकृत है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। और जो मामल्लपुरम में जो 7 रथ मंदिर हैं उनसे हालांकि अभी तक बस सिर्फ महाबलीपुरम को लेकर के सवाल पूछा गया है, बाकी अन्य चीज़ों से सवाल आपसे नहीं पूछे गए हैं, है ना। तो जो महाबलीपुरम का तटीय मंदिर या शोर मंदिर है इसके बारे में थोड़ा सा समझिए कि महाबलीपुरम का जो तटीय या शोर मंदिर है इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय था। तो ये कुछ मंदिर थे जिन मंदिरों को आपने देखा जो पल्लवकालीन मंदिर थे और महाबलीपुरम के मंदिरों के रूप में आपने इसको देखा। आगे कर्नाटक के कुछ मंदिरों की बातचीत हम करेंगे जो चालुक्य शासकों से संबंधित हैं, है ना, जो चालुक्य पीरियड के हैं। तो चालुक्यों ने वातापी को केंद्र बना करके शासन किया, जो वर्तमान में कर्नाटक राज्य में है वातापी या इसी को वात्यापीपुरम भी कहते हैं। तो इन्होंने यहाँ 3 स्थानों पर मंदिरों का विकास किया, जैसे एक ऐहोल के मंदिर, दूसरा पत्तड़गढ़ के मंदिर और तीसरा बादामी के मंदिर, है ना। अब एक एक मंदिरों का हम लोग अलग अलग से विश्लेषण करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो ऐहोल के मंदिर हैं यहाँ पर अत्यधिक मंदिर बने होने के कारण ऐहोल का जो मंदिर है वो भारत मंदिर वास्तुशास्त्र की पाठशाला के रूप में इसको जाना जाता है, या फिर इसी को मंदिरों का नगर भी कहा जाता है। ऐहोल मंदिर के एरिया को मंदिरों का नगर भी कहा जाता है ना, या भारत मंदिर वास्तुकला की पाठशाला के रूप में भी इसको जानते हैं। और इसके अलावा जो ऐहोल का मंदिर है इसके अलावा हम देखें तो कुछ ऐसे प्रमुख मंदिर भी हैं, जैसे लाड खां का मंदिर है, देवी दुर्गा का मंदिर है, या फिर जिनेंद्र का मंदिर है जिसे मेगुती बिहार के नाम से भी जानते हैं, जिसका निर्माण पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। उसका जो दरबारी विद्वान था रविकीर्ति वो करवाया था। और एक जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिनेंद्र का मंदिर जो जैन मंदिर है ना। तो यहाँ से आपको बहुत सारे मंदिरों का प्रमाण आपको दिखेगा। एक मंदिर विरूपाक्ष मंदिर है जो चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय की रानी महादेवी के द्वारा निर्मित करवाया गया था। और अगला मंदिर हम देखें तो जैसे पापनाथ का मंदिर है, ये भी थोड़ा सा हालांकि नागर शैली का एग्जाम्पल माना जाता है। और अब कुछ बातचीत कर लेंगे हम जो बादामी के मंदिर हैं। बादामी का सर्वश्रेष्ठ जो मंदिर है वो विष्णु का मंदिर है। और राष्ट्रकूट अगर मंदिरों की बात करें तो जैसे एलोरा का जो कैलाशनाथ मंदिर है वो राष्ट्रकूटों के द्वारा निर्मित करवाया गया था। जो राष्ट्रकूट शासक था नरेश राष्ट्रकूट शासक था कृष्ण प्रथम, तो कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था 8वीं सदी के आसपास। और ये जो एलोरा है दोस्तों ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। और एलोरा में कुल गुफाओं की संख्या 16 बताई गई है। एलोरा में कुल गुफाओं की संख्या 16 बताई गई है। तो यहाँ से कई बार आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। और इसके कुछ जो एलोरा के मंदिर हैं जैसे उसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं कि ये जो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रश्न पूछा गया है कि एलोरा का मंदिर राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा निर्मित कराया गया है, 8वीं सदी का है, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है और एलोरा में कुल 16 गुफाएं हैं। बस इतनी बातें आपसे पूछी गई हैं, है ना, इतनी ही बातें आपसे पूछी गई हैं। तो अब हम चलते हैं चोलकालीन मंदिर की ओर। जो चोलकालीन मंदिर है दोस्तों इसको ज़रा सा ध्यान से समझिएगा कि जो चोल शासक हैं वास्तव में इनका जो साम्राज्य था वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ था। और इनका जो शासन है वो स्थापत्य कला की दृष्टि से एक प्रगतिशील शासनकाल माना जाता है। एक कलाविद हुआ करते थे फर्ग्यूसन, उन्होंने जो चोल साम्राज्य है उसके मंदिरों के बारे में लिखा है कि चोल कलाकारों ने दैत्यों के समान कल्पना की और उसे जौहरियों के समान पूरा किया। तो ये कभी कभी कोटेशन भी आपसे पूछ देता है किसका है, तो फर्ग्यूसन का, ये फर्ग्यूसन का कोटेशन है। अब कुछ मंदिरों की बात करेंगे, जैसे तंजौर के मंदिरों की बात करेंगे तो तंजौर में एक मंदिर है जिसका नाम आता है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, या इसी को
राजेश्वर के मंदिर के नाम से जानते हैं। तो चोल शासक प्रथम जो हुए थे उनका नाम था राजराज प्रथम। तो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण दोस्तों चोल शासक राजराज प्रथम के द्वारा किया गया था लगभग 1000 ईस्वी में। और ये जो तमिलनाडु का तिरुचनापल्ली है उसी के तंजौर नामक स्थान पर तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। और इसकी एक विशेषता आपको हम बता दें कि यह मंदिर जो है, इस मंदिर के विमान में कुल 13 मंजिलें हैं और ये मंदिर द्रविड़ शैली का बना सबसे अच्छा और सबसे भव्य एग्जाम्पल माना जाता है, जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है। आगे देखेंगे कि जो चोलपुरम या ये कह सकते हैं कि गंगकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर है, इस मंदिर के बारे में आपको हम बताएं तो इसके बारे में एक चीज़ याद रखना है कि जो राजेंद्र प्रथम शासक हुआ था लगभग 1025 के आसपास, राजेंद्र प्रथम के द्वारा गंगकोंड चोलपुरम मंदिर का शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया है, जो तमिलनाडु के तिरुचनापल्ली में है, जो तमिलनाडु के तिरुचनापल्ली में है और एकदम समुद्र के किनारे इसको बनाया गया है। एक मंदिर का नाम आपसे पूछा जाता है, जैसे होयसालों के द्वारा जो मंदिर निर्मित किया गया है, होयसालों के द्वारा, तो होयसाल में जैसे वेल्लूर का जो चिन्ना केशव मंदिर है वो होयसाल शासकों के द्वारा निर्मित कराया गया है। और हलेबीड अथवा या द्वार समुद्र का होयसाल मंदिर है, इसका निर्माण विष्णुवर्धन के द्वारा कराया गया है। ये द्वार समुद्र का होयलेश्वर मंदिर है, ये कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक के हलेबीड में स्थित है ना, हलेबीड में स्थित है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने प्राचीन काल से लेकर के और कुछ मध्यकालीन राजपूत शैली के कलाकृतियों को हमने पढ़ा, स्थापत्य कला को पढ़ा। अब हम लोग देखेंगे कि मध्यकालीन जो कला हुआ करती थी, मध्यकालीन जो स्थापत्य कला हुआ करती थी, उस मध्यकालीन स्थापत्य कला में क्या क्या सारी चीज़ें आपको समझनी है ना, क्या क्या सारी चीज़ें आपको समझनी है। तो मध्यकालीन स्थापत्य कला के तौर पर बेसिक तौर पर आप देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा आप ये बात भी ध्यान देंगे कि जो यहाँ पे जो एंशियंट में स्थापत्य कला की बात आप कर रहे हैं, तो एंशियंट में एक चीज़ आप देखिएगा कि जैसे जब गांधार कला का विकास आप पढ़ेंगे या मूर्ति कला की बात करेंगे, तो मूर्ति कला को विशेष तौर पर आपने ये देखा था, ये तो अभी स्थापत्य कला की बातचीत की, मंदिर कला की। तो मूर्ति कला में जैसे आप हड़प्पा काल से देखते चले आ रहे हैं कि मूर्तियों का निर्माण पत्थर से, धातु से और मिट्टियों से बनाया जाता था, जिसे मृद मूर्ति कहते थे, धातु मूर्ति कहते थे और पाषाण मूर्ति कहते थे। जैसे कांस्य नर्तकी की मूर्ति आपसे चर्चा की गई है, कांस्य नर्तकी की मूर्ति, तो वो हड़प्पा कालीन मूर्तियाँ हैं। उसके बाद मूर्ति कला बनेगी कहाँ पे? मौर्य काल में बनेगी। जैसे यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति की बात की थी हमने, जो दीदारगंज में है, यक्षिणी की मूर्ति मौर्य कालीन है। और कुषाण कालीन कुछ मूर्तियां हैं, जैसे गांधार कला और मथुरा कला। तो मथुरा कला और गांधार कला, इन दोनों का विकास आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जो गांधार कला है वास्तव में पाकिस्तान के पेशावर जिले के रावलपिंडी क्षेत्र में गांधार नामक स्थान हुआ करता था, जहाँ पे राजा कनिष्क के संरक्षण में गांधार शैली की मूर्ति कला का विकास हुआ लगभग प्रथम सदी ईस्वी के आसपास। और इसकी एक विशेषता है कि गांधार मूर्ति कला शैली में काले या श्याम रंग के बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था, चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था, मिट्टी से मूर्तियां बनाई जाती थीं। गांधार मूर्ति कला शैली पर यूनानी प्रभाव बताया जाता है, इसीलिए इस शैली को हिंद यूनानी शैली भी कहते हैं। मतलब गांधार शैली को हिंद यूनानी शैली के नाम से भी जाना जाता है ना। तो ये कुछ गांधार शैली से रिलेटेड कुछ बातें थीं। और एक बात और भी आप जान लीजिए, जो मथुरा शैली है, उत्तर प्रदेश के मथुरा नामक स्थान पर कनिष्क के ही संरक्षण में प्रथम सदी ईसा के आसपास ही मथुरा शैली का विकास हुआ। और ये पूरा कह सकते हैं कि पूरी तरीके से भारतीय शैली या भारतीय मूर्ति कला शैली है, जो मथुरा कला शैली है। सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति मथुरा शैली में ही निर्मित की गई थी। और मथुरा शैली में जो बौद्ध धर्म है उसके अलावा जैसे जैन धर्म या फिर हिंदू देवी देवताओं की भी मूर्तियां बनाई गई हैं। मथुरा शैली में लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद चित्तीदार बलुआ पत्थर का भी प्रयोग किया गया है। इस शैली में बुद्ध की मूर्तियों को खड़ाऊं पहना करके, या ये कह सकते हैं कि नग्न पैर में दिखाया गया है, खड़ाऊं या फिर नग्न पैर में दिखाया गया। और लंगोटी और उनके जो गमछे या लुंगी है उसको पहने हुए इसमें दिखाया गया, बाल रहित दिखाया गया है। तो मथुरा शैली वास्तव में एक आदर्शवादी कला का एग्जाम्पल आप मान सकते हैं, है ना, जिसके मुखमंडल पर तेज और आध्यात्मिक सुख दिखाने का प्रयास किया गया मथुरा शैली के अंतर्गत। तो ये पूरा का पूरा हमने
लगभग एंशियंट के सारी चीज़ों को हमने पढ़ा। अब हम देखेंगे मूर्ति कला के अंतर्गत या जो मध्यकालीन स्थापत्य कला है उसके अंतर्गत दोस्तों देखेंगे सल्तनत कालीन स्थापत्य कला, सल्तनत कालीन स्थापत्य कला। लेकिन एक चीज़ देखिएगा कि सल्तनत कालीन जो स्थापत्य कला होगी, इस स्थापत्य कला में दो तरह से आपको चीज़ें पढ़नी हैं। एक तो मुगल डायनेस्टी को देखना है और दूसरे आपको गुलाम डायनेस्टी को देखना है। तो इसमें वास्तव में जो भारतीय स्थापत्य और तुर्क स्थापत्य के तौर पर भी आप इसको समझ सकते हैं, भारत का स्थापत्य और तुर्क स्थापत्य का एक समन्वित रूप आपको यहाँ पर दिखाई देता है। इसी कारण तो मध्यकालीन या जो मुस्लिम कालीन भारतीय स्थापत्य कला पद्धति है उसको इंडो इस्लामिक पद्धति नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? इंडो इस्लामिक पद्धति का नाम इसको दिया गया है। तो इस समय की जो एक समन्वित आपको दिखाई देगा, जो समन्वित नया चीज़ आपको दिखाई देगा, यहाँ पर कुछ आपको अंतर भी दिखेगा कि जैसे जो भारतीय कला है या भारतीय स्थापत्य है और जो तुर्की स्थापत्य है, इन दोनों में कुछ अंतर भी आपको दिखेंगे। जो भारतीय स्थापत्य कला होंगे मध्यकाल में इस समय वो समतल छत वाले होंगे, लेकिन तुर्की स्थापत्य में गुंबद बनेगा, यहाँ कंगूरे या कोष्ठक ब्रैकेट का निर्माण होता है, यहाँ पर ऊंची मीनारें बनेंगी। भारतीय क्षेत्र में गोल और चौकोल स्तंभ बनाए जाएंगे और फिर शिखर बनाए जाएंगे। और यहाँ तुर्की स्थापत्य में देखेंगे तो मेहराब का निर्माण होगा और मेहराबों को डांटदार छत के रूप से उसको निर्मित किया गया है। तो इस तरह से इन दोनों विशेषताओं का एक सम्मिलित रूप हमको यहाँ पर दिखाई देता है। और कलाविद फर्ग्यूसन महोदय के द्वारा सल्तनत कालीन वास्तुकला के जो पठान शैली नाम दिया गया, ये वास्तव में बहुत गलत नहीं है, कुछ हद तक ठीक है। इसी कारण तो इसको इंडो इस्लामिक शैली का नाम दिया गया है। तो इसके 3 चरण आप कह सकते हैं। एक तो तुर्की विजय के ठीक पश्चात जो तोड़ फोड़ करके बहुत जल्दीबाजी में इमारतों का निर्माण किया गया और जो पहले से स्थापित वास्तु परंपराओं में सामंजस्य स्थापित किया गया और फिर विशिष्ट जो भारतीय मुस्लिम शैली का विकास हुआ। इस तरह से हम 3 शैली में इसको समझ सकते हैं जो मध्यकालीन मुस्लिम कालीन स्थापत्य कला का विकास हुआ। तो अब हम लोग देखेंगे गुलाम कालीन स्थापत्य कला। तो गुलाम कालीन में दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में सबसे पहले तो आपने देखा कि कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया गया था किला राय पिथौरागढ़ में, जो दिल्ली में है। और ये भारत में निर्मित पहली ऐसी मस्जिद है, पहली ऐसे इस्लामिक मस्जिद है जिसको भारत में निर्मित कराया गया, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, है ना। और भारत में तुर्की विजय के उपलक्ष्य में कुल 26 जैन मंदिरों को ध्वस्त करके इसका निर्माण कराया गया था, जिसको आप कह सकते हैं कुव्वत उल इस्लाम का मस्जिद, है ना। अब एक बात और याद रखिएगा कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के अलावा एक मंदिर हमने जस्ट अभी आपसे चर्चा किया था 2.5 दिन के झोपड़े का, जो अजमेर में है। और इसका निर्माण जो विशलदेव या विग्रहराज चतुर्थ का संस्कृत पाठशाला था उसको तोड़ करके एक नए मंदिर का निर्माण, एक नए मस्जिद का निर्माण 2.5 दिन में कर दिया गया था, जिसको आप अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से जानते हैं। और जो शासक की बात मैं कर रहा हूँ विग्रहराज चतुर्थ की, तो ये बड़ा विद्वान व्यक्ति था। इसने एक नाटक लिखा था हरिकेली, और हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियाँ आज भी हमको अजमेर स्थित इस 2.5 दिन के झोपड़े की दीवारों पर दिखाई देती हैं, है ना। तो ये 2 हो गए कुतुबुद्दीन ऐबक के। और एक बात और है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण इसने शुरू करवा दिया था 1199 ईस्वी में। हालांकि इसका कार्य ये पूरा नहीं करवा पाया, कुतुब मीनार को ये पूरा नहीं करवा पाया, जो मेहरौली, दिल्ली के मेहरौली में है कुतुब मीनार, ये अधूरा रह गया था। बाद में इल्तुतमिश के द्वारा उसको पूरा कराया गया। इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया है 4 मंजिल बना करके। और फिर फिरोज शाह तुगलक के समय बिजली गिर जाने के कारण, जैसे देखें अगर मैं बता दूं कि ये कुतुब मीनार है तो 1 2 3 कुल 4 हो गया ना। तो शुरू तो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक है। उसके बाद इसको पूरा करवाया किसने? इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। और फिर यफ्टी जब शासक बनता है फिरोज शाह तुगलक, तो इस 4थी मंजिल पर बिजली गिर गया तो ये 4थी मंजिल टूट गई। तो फिरोज तुगलक ने 4थी मंजिल का निर्माण तो कराया ही कराया, बल्कि एक छोटी सी और मंजिल निर्मित करवा दिया, तो कुल 5 मंजिला हो गया, है ना। तो वर्तमान में जो कुतुब मीनार है वो मेहरौली दिल्ली में स्थित है, जिसको लास्ट में फिरोज शाह तुगलक 5वीं मंजिल इसको निर्मित करा देता है। तो ये वास्तव में एक देखने योग्य है। ये जो मीनार है कुल लगभग इसको शायद 242 फुट इसकी ऊंचाई मानी जाती है कुतुब मीनार की, ठीक है। अगली बात देखेंगे
इल्तुतमिश के समय, वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय हमने देखा था। अब इल्तुतमिश के समय कौन से स्थापत्य कला है? सुल्तान गढ़ी का मकबरा। इल्तुतमिश का पुत्र था जिसकी मृत्यु हो गई थी, सुल्तान नासिरुद्दीन या नासिरुद्दीन महमूद। तो नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु, हालांकि ये इल्तुतमिश अपने लिए यह मकबरा बनवाया था, लेकिन इससे पहले ही इसके प्रिय पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई, इसलिए इसने अपने ही कब्र में अपने बेटे को दफन कर दिया है। इसी कारण इसको गढ़ी का सुल्तान कहते हैं या सुल्तान गढ़ी का मकबरा कहते हैं, है ना। ये मध्य में इसके कक्ष अष्टपहल है और तुर्कों द्वारा भारत में निर्मित यह पहला मकबरा है। इसी कारण तो इल्तुतमिश को भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता कहते हैं। इसी कारण इल्तुतमिश को भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता माना जाता है। और अगली बात देखेंगे कि जो इल्तुतमिश का मकबरा है, इल्तुतमिश का मकबरा ये सुल्तानगढ़ी दिल्ली के पास कुतुब मीनार के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। इसमें लाल पत्थरों का प्रयोग किया गया है और इसे रुकनुद्दीन फिरोज़ ने पूरा करवाया था। जामा मस्जिद बदायूं में है। हौज शमसी एक तालाब है जो बदायूं में है। शमसी ईदगाह बदायूं में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह ये अजमेर में है, राजस्थान में, जो एक सूफी संत थे। अतरकीन का दरवाज़ा ये नागौर राजस्थान में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को यह समर्पित किया गया था अतरकीन का दरवाज़ा। कई बार पूछा गया है कि अतरकीन का दरवाज़ा कहाँ पर है, तो नागौर राजस्थान में है। अगली बात देखेंगे, बलबन के समय कुछ स्थापत्य का विकास किया गया था। जैसे बलबन का जो लाल महल था दिल्ली में, तो बलबन का राजमहल लाल महल के नाम से प्रसिद्ध, बहुत ही कई बार पूछा गया है। बलबन का जो मकबरा है ये दिल्ली में है, राय पिथौरा के पास। सबसे पहली बार इसी मकबरे में मेहराब का प्रयोग दिखाई देता है। यह विशुद्ध इस्लामी शैली का मकबरा माना जाता है, जो बलबन का मकबरा है। अब बात आ जाती है खिलजियों की, जिसको अलाउद्दीन खिलजी के नाम से आप समझेंगे। तो खिलजियों के शासनकाल में दोस्तों एक चीज़ आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के समय जैसे अलाई दरवाज़ा बनाया गया दिल्ली में 1331 ईस्वी में, और इस अलाई दरवाज़ा को आप देखेंगे तो ये कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार के रूप में इसको समझा जाता है। और इसमें लाल पत्थर के साथ साथ ही संगमरमर की पट्टिकाओं का भी प्रयोग किया गया है और इसमें वास्तविक या वैज्ञानिक गुंबद का प्रयोग किया गया है। इसी कारण हम कह सकते हैं कि इस इमारत में सबसे पहली बार गुंबद का प्रयोग किया गया, जो अलाई दरवाज़ा के रूप में आप जानते हैं। और अगली बात निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा देखेंगे। तो जो निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा है दोस्तों, ये दिल्ली में है। कई बार बस इतनी ही बात आपसे पूछ लिया है कि निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ पर है, तो निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में है, बस इतनी बात आपको जानना है। और जमानत खाना मस्जिद कहाँ पर है या जमात खाना मस्जिद कहाँ पर है, तो निज़ामुद्दीन औलिया के मकबरे के बगल में एक मस्जिद बनाई गई है दिल्ली में ही, जिसे जमात खाना मस्जिद कहते हैं। सीरी नगर की स्थापना किया गया है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। सीरी नगर की स्थापना दिल्ली में है, जिसको दूसरी दिल्ली नाम दिया गया है। हज़ार सीतून महल का भी निर्माण दिल्ली में ही हुआ है, सीरी के निकट ही है। इसको हज़ार खंभों वाला महल कहते हैं, हज़ार सीतून वाला महल या हज़ार खंभों वाला महल। हौज़ एक खास और हौज़ ये अलाई, ये अलाउद्दीन के द्वारा निर्मित किया गया है, ठीक है। यह भी आप कह सकते हैं कि श्रीनगर में स्थित है, एक बड़ा सा तालाब है। अगला देखेंगे तुगलक वंश के समय। तो दोस्तों तुगलक वंश के समय वास्तव में आप देखेंगे तो तुगलक काल में भी स्थापत्य कला का बेहतर प्रयास किया गया है। एक चीज़ याद रखिएगा कि जो खिलजी काल की इमारतें थीं उसके अलंकरण और वैभव का जो समन्वय था, वो तुगलक काल में उसका स्थान अब सादगी और गंभीरता ने ले लिया था। तुगलक कालीन जो इमारतें हैं उसकी प्रमुख विशेषता जो हो गई थी वो ढलुआ दीवारें हो गई थी, ऐसे ढलुआ दीवारें मतलब ढाल पे। दूसरी विशेषता ये थी कि अब सहतीरों का प्रयोग या लेटर होने लगा था और फिरोज शाह तुगलक की इमारतों में सलामी दीवारों का प्रयोग नहीं किया गया। उसमें कमल के नमूने का प्रयोग बहुतायत माने, जिसको आमलक नाम दिया गया है, आमलक और कलश, है ना, आमलक और कलश नाम दिया गया। इस तरीके से उल्टा कमल ये आमलक बोलेंगे और फिर इसके ऊपर इस तरीके से कलश की आकृति का एक निर्मित किया जाएगा, फिर उसके ऊपर ये जाएगा। तो ये जो स्थापत्य कला का प्रमाण दिखाई देगा इस तरीके से, आमलक ये हो गया, ये कलश हो गया, ठीक ना। ये पूरा स्थापत्य कला का एक एग्जाम्पल आपको दिखेगा तुगलक काल में। अब गयासुद्दीन तुगलक के समय तुगलकाबाद नगर का स्थापना किया गया, जिसे तीसरी दिल्ली के नाम से जानते हैं। और गयासुद्दीन का जो मकबरा है ये तुगलकाबाद में स्थित है, लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम शैली का मिश्रण दिखाई देता है। और
ये रुकमई आलम का मकबरा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। मोहम्मद बिन तुगलक के समय देखेंगे स्थापत्य कला से 2-3 बार यहाँ से सवाल पूछा गया है। जहाँ पनाह नगर मोहम्मद बिन तुगलक माने एमबीटी के द्वारा दिल्ली में स्थापित किया गया था। आदिलाबाद का किला राय पिथौरा और सीरी के मध्य में स्थित बनाया गया एमबीटी के समय। दौलताबाद का किला, जैसे दिल्ली और दौलताबाद यही राजधानी परिवर्तित करता है, महाराष्ट्र में दौलताबाद औरंगाबाद में है, दौलताबाद का किला का निर्माण करवाया। बिजली महल या बिजली मंडल का निर्माण दिल्ली में करवाया। शेख निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में बनवाया और 12 खंभा का भी निर्माण इसी के द्वारा करवाया गया है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अब बात करेंगे हम लोग फिरोज तुगलक के समय स्थापत्य। तो फिरोज तुगलक ने फिरोज शाह नगर बनवाया था, जिसको 5वीं दिल्ली कहते हैं। और कुश्क ए शिकार महल का भी निर्माण फिरोज तुगलक के द्वारा। अच्छा, फिरोज तुगलक को मैं एफटी बोलूँगा तो ध्यान दीजिएगा, फिरोज तुगलक को मैं एफटी नाम दूंगा तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना, एफटी बोलूँगा तो फिरोज तुगलक हो जाएगा। एफटी के द्वारा कोटला शाह मैदान जो दिल्ली में है, जो फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में है, उसका निर्माण भी एफटी के द्वारा कराया गया है। और इसने तुगलक का मकबरा भी बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक का मकबरा जो ये दिल्ली में स्थित है, वर्गाकार इमारत है। खाने जहाँ तेलंगाना का मकबरा भी इसी के समय बना है, निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह के दक्षिण में स्थित है। और ये जो खाने जहाँ तेलंगाना का मकबरा है, ये भारत का पहला ऐसा मकबरा है जो अष्टभुजी मकबरा का एग्जाम्पल माना जाता है। अष्टकोणी मकबरा का एग्जाम्पल माना जाता है खाने जहाँ तेलंगाना, है ना, खाने तेलंगाना या खाने जहाँ तेलंगाना का मकबरा भारत में अष्टभुजी मकबरे का पहला एग्जाम्पल है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात देखेंगे, जैसे हौज ए खास मकबरा दिल्ली में है, काली मस्जिद दिल्ली में है, खिरकी मस्जिद दिल्ली में है, बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में है। तो इस तरीके से दिल्ली में जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल हैं उनसे सवाल आपसे पूछा जाता है। सैयद वंश के बारे में कुछ बातें देखते हैं। सैयद वंश को लेकर के, सैयद वंश खिजराबाद की स्थापना दिल्ली में हुआ था खिजर खां के द्वारा। मुबारक शाह सैयद ने किया था। मुबारक शाह सैयद का मकबरा दिल्ली में स्थित है और अष्टभुजी और एक बड़ा मकबरा का एग्जाम्पल माना जाता है। मोहम्मद शाह सैयद का मकबरा दिल्ली में स्थित है, अठभुजी मकबरा है। अब इसके बाद आ जाता है लोधी। तो लोधियों के शासनकाल में हम देखते हैं कि एक छोटे छोटे मकबरों का निर्माण इसके समय हुआ था। तो लोधियों के शासनकाल को मकबरों का शासनकाल कहा जाता है या मकबरों का काल कहा जाता है। तो बहुत सारे मकबरों का निर्माण लोधियों के समय हुआ है। जैसे सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सिकंदर लोधी का मकबरा जो दिल्ली में स्थित है, सिकंदर लोधी के द्वारा बनवाया गया था और इसमें पहली बार दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है सिकंदर लोधी का मकबरा। मोठ की जो मस्जिद है, इसी को मोठ की मस्जिद कहते हैं, जो दिल्ली में स्थित है दोस्तों, सिकंदर लोधी के द्वारा इसको बनवाया गया था। कुछ अन्य प्रमुख इमारतें इसमें, जैसे छोटा गुंबद है, बड़ा गुंबद है, दादी का गुंबद है, ये बहुत सारी चीज़ें बनी हैं। प्रांतीय क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो जैसे जब दिल्ली सल्तनत कमज़ोर होती है तो छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ, छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। तो उन छोटे छोटे राज्यों में कैसी स्थापत्य कला रही, वहाँ से भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कश्मीर सबसे पहले हम देखें तो हमदानी का जो मस्जिद है ये लकड़ी की बनी थी, जिसे आतंकवादियों ने जला दिया है। और काठी का जो दरवाज़ा है ये काठ का माने लकड़ी का ये भी बना हुआ था, जो कश्मीर में है। और बंगाल को प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो बंगाल के दौर पर हम ये कहेंगे कि जो अदीना मस्जिद है ये बंगाल में है, एक लाखी मकबरा और बड़ा सोना मस्जिद, ये सब के सब कहाँ पे हैं, बंगाल में है दोस्तों। जौनपुर के बारे में कई बार सवाल पूछा गया है कि चूँकि जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है और इसी पूर्व के सिराज में जैसे हुसैन शाह शर्की के द्वारा जो जौनपुर में एक सिराज उसको नाम दिया गया था, उपाधि दिया गया था। तो शर्की शासकों के द्वारा यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर काम किया गया है। तो जौनपुर की मस्जिदों से पूछा जाता कि कौन सी मस्जिद जौनपुर में है, जैसे अटाला की मस्जिद जौनपुर में है, लाल दरवाज़ा मस्जिद है, जामी मस्जिद है, झझरी मस्जिद है और खलीस या मुखलिस मस्जिद है। तो कई बार तो झझरी मस्जिद आपसे पूछा कहाँ पर है, तो इब्राहिम शाह शर्की के द्वारा ये बनवाया गया है, झझरी मस्जिद जो जौनपुर में है। और गुजरात के कुछ कलाकृतियों को बात करें अगर तो गुजरात में बाबा फरीद का मकबरा पाटन गुजरात में है, अदीना का मस्जिद पाटन में है, कुकी मस्जिद अहमदाबाद में है, चंपानेर का मस्जिद अहमदाबाद में है। इस तरीके से गुजरात में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब एक चीज़ आप देखिएगा कि दक्षिण भारत में जैसे खानदेश, बीजापुर, गोलकुंडा,
यहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। तो खान देश में आप देखेंगे बीबी का मकबरा बुरहानपुर में है और जामा मस्जिद ये भी बुरहानपुर में है। बीजापुर में देखेंगे तो अली आदिल शाह का मकबरा है जिसे गोल गुम्बद के नाम से भी जानते हैं। यह मकबरा सबसे बड़ा, या ये कह सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा गुम्बद वाला मकबरा कह सकते हैं अली आदिल शाह का मकबरा है ना। तो ये सारी बातें हैं जहाँ से आपके एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं। तो अब हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं मुगल कालीन स्थापत्य पर, है ना। मुगल कालीन स्थापत्य पर देखें, जो मुगल कालीन स्थापत्य है दोस्तों, ये वास्तव में आप देखेंगे तो मुगलों के आने से वास्तव में जो बाबर जब भारत पर आता है तो सबसे पहली बार बाबर ने पानीपत में एक काबुली मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये आपसे बात पूछी जाती, बाबर ने पानीपत में काबुली मस्जिद का निर्माण कराया था। तो काबुली मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, ये आपसे पूछेगा। तो काबुली मस्जिद का निर्माण बाबर के द्वारा कराया गया था। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात कि एक रोहेल खंड में संभल के क्षेत्र में इसने संभल मस्जिद का निर्माण कराया था, बाबर ने ही। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का भी निर्माण बाबर के समय कराया गया था। उसका सेनापति था मीर बाकी। बाबर के सेनापति मीर बाकी के द्वारा अयोध्या मंदिर में, राम मंदिर जो था पहले, बाबरी मस्जिद का निर्माण यहाँ पर कराया गया था। तो बाकी आप समझ ही सकते हैं कि आप करंट से जुड़े हैं तो बहुत सारा मुद्दा ये है। अब बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं के संदर्भ में देखें, दीन पनाह महल दिल्ली में और मस्जिद जैसे फतेहाबाद की मस्जिद और आगरा की मस्जिद का निर्माण इसने कराया है। बस एक बात हुमायूं के संदर्भ में समझिएगा कि मुगल कालीन पहली इमारत जिसमें ईरानी शैली का प्रयोग किया गया वो फतेहाबाद उत्तर प्रदेश में है, उसकी मस्जिद में कराया गया है। और हुमायूं को बिलग्रामी या चौसा के युद्ध में पराजित करने के बाद सत्ता चली जाती है शेरशाह के हाथ में। और शेरशाह के मकबरा से भी सवाल आपसे पूछा जाता है। शेरशाह का मकबरा दोस्तों सासाराम बिहार में है। ये एक देखो तालाब बनाया गया है और तालाब के बीच में सासाराम का मकबरा रख दिया गया है। तो बहुत ही खूबसूरत है। कनिंघम महोदय और बहुत सारे विद्वान तो ये कहते हैं कि सासाराम का जो मकबरा है, शेरशाह सूरी का जो सासाराम स्थित मकबरा है, ये वास्तव में आपके जो ताजमहल है उससे भी खूबसूरत इसको बताया गया है, शेरशाह सूरी के मकबरे को। अकबर के समय देखेंगे तो अकबर के समय हुमायूं का मकबरा दिल्ली में निर्मित किया गया था और अकबर के समय बनाए जाने वाला ये पहली इमारत थी। हुमायूं का मकबरा अकबर के समय बनाया जाने वाला पहला इमारत था, है ना। और ये जो मकबरा है वो हुमायूं की बीबी हाजी बेगम के द्वारा बनाया गया था, मिर्ज़ा गयास बेग के निर्देशन पर। आगे देखेंगे जो आगरा का किला है, आगरा का किला ये शुरुआत तो हुआ था 1565 में, लेकिन इसको बनाने में 15 साल लग गए। तो 1580 में ये बन करके तैयार हुआ था। कुल 15 वर्षों में ये पूरा हुआ था। तो आगरा का किला आगरा में ही है, जिसका निर्माण 1580 में पूरा हुआ था। और अजमेर का किला 1570 में, लाहौर का किला 1575 में, अटक का किला 1581 में, इलाहाबाद का किला 1583 में बनवाया गया था अकबर के द्वारा। और अब एक नाम आप सुनेंगे जिसका आप नाम लेंगे जहांगीरी महल। जहांगीरी महल दोस्तों ये आगरा में स्थित है, आगरा के किले में स्थित है। और स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से अकबर द्वारा बनवाया गया ये सर्वोत्कृष्ट संस्थान है, या सर्वोत्कृष्ट संस्था के रूप में आप कह सकते हैं जहांगीरी महल, है ना। अगली बात देखेंगे कि फतेहपुर सीकरी नगर का जो निर्माण है ये अकबर ने आगरा से करीब 23 मील दूर स्थान पर सीकरी नामक स्थान पर कराया था, जिसका बाद में फतेहपुर सीकरी के नाम से जाना गया। और ये नामकरण इसने गुजरात विजय के बाद अकबर ने किया था। गुजरात विजय के बाद इसका नाम बदल करके फतेहपुर सीकरी कर दिया गया था। और यहाँ जो प्रसिद्ध इमारतें हैं जैसे तुर्की सुल्ताना का महल है, जोधाबाई का महल है, पंचमहल है, जामा मस्जिद है। ये पूछा जाता, सीधा सीधा पूछेगा कि पंचमहल, जोधाबाई, तुर्की सुल्ताना का ये सब के महल कहाँ पर हैं, तो फतेहपुर सीकरी में है। बस इतनी बातें आपको बतानी हैं। इसके अलावा जैसे हवा महल है, दीवान ए आम है, मरियम उजमानी का महल है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, बीरबल है, खास महल, हाथी पोल, ये सब के सब कहाँ पे हैं, ये सब के सब दोस्तों हैं आपके फतेहपुर सीकरी में।
और बुलंद दरवाज़ा भी फतेहपुर सीकरी में है, जो गुजरात विजय की स्मृति में बनवाया गया था। इसकी ऊंचाई लगभग 176 फीट है, जिसमें 42 फीट ऊंचा चबूतरा और 134 फीट ऊंचा दरवाज़ा लगाया गया है। स्मिथ ने कहा है कि फतेहपुर सीकरी के बारे में कि फतेहपुर सीकरी के समान ना तो उसके पहले कुछ बन सका और ना ही उसके बाद कुछ बनना संभव है। यह पत्थरों से ढाला गया रोमांच है ना, पत्थरों से ढाला गया रोमांच है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी रखनी है। अब दोस्तों बात करेंगे जहांगीर। तो जहांगीर के समय सबसे पहले बनाया गया था अकबर का मकबरा। जहांगीर के समय जो सबसे पहला निर्माण कार्य किया गया था वो अकबर का मकबरा किया गया था, जो आगरा के सिकंदरा नामक गांव में है। आगरा के सिकंदरा नामक गांव में बनवाया गया था, जो अकबर का मकबरा है ना। कई बार पूछा गया कि अकबर का मकबरा कहाँ है, तो सिकंदरा में है, आगरा के सिकंदरा में है ना। और ये जहांगीर के समय बनाई गई पहली इमारत थी। एक बात याद रखिएगा कि जहांगीर के समय जो एतमादुद्दौला का मकबरा है, मतलब जो नूरजहां थी उसके पिता गयास बेग या उसी को एतमादुद्दौला की उपाधि दी गई थी। आगरा में यमुना नदी के किनारे एतमादुद्दौला का जो मकबरा बनाया गया दोस्तों, इसमें पहली बार इसमें एक नई प्रकार की पद्धति का प्रयोग किया गया, जिसमें सफ़ेद संगमरमर पर इसमें एक कह सकते हैं कि जो डिज़ाइन किया गया उस पर सफ़ेद संगमरमर चिपका करके एक अलग तरह की चित्रकारी एतमादुद्दौला के मकबरे पर मिलती है ना। एतमादुद्दौले के मकबरे में एक अलग तरह की चित्रकारी आपको दिखाई देती है, जिसको एतमादुद्दौला का मकबरा, या ये कह सकते हैं कि इसी को आप जो एतमादुद्दौला का मकबरा है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो नूरजहां ने करवाया था अपने पिता के मकबरे का निर्माण, है ना। किसके शासनकाल में, तो जहांगीर के शासनकाल में इसने करवाया था। इसी में एक पहली बार पित्रा दूरा शैली का प्रयोग किया गया था। पित्रा दूरा शैली का, है ना, पित्रा दूरा शैली का प्रयोग कहाँ पे किया गया था सबसे पहली बार, एतमादुद्दौला के मकबरा में। और पित्रा दूरा क्या होता है, सफ़ेद संगमरमर पर हीरे मोती जवाहरात से डिज़ाइन करना पित्रा दूरा कहलाता है। अगला देखेंगे अनारकली का मकबरा भी इसी के समय बना था। लाहौर में रावी नदी के तट पर शाहदरा में स्थित है। यह कब्र पूरी तरह से संगमरमर का बना है। इस कब्र पर जहांगीर का प्रेमपूर्ण लेख लिखा, यदि मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार देख लेता तो क़यामत के दिन तक अल्लाह को धन्यवाद देता रहता। ये उसका एक उल्लेख लिखा गया अनारकली के मकबरे पर, है ना। अनारकली भी अपने आप में एक पहेली ही है, इतिहास बड़ा मौन रहा इस मामले को लेकर के। खैर, शाहजहां इसके समय को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां के समय को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसके समय जैसे आगरा का ताजमहल बनाया गया था, शाहजहानाबाद का नगर बसाया गया था, तो सबसे पहली चीज़ आगरे के ताजमहल के बारे में देखते हैं कि यह आगरा में स्थित है। कुल 9 करोड़ लागत लेकर के 22 वर्षों में यह बन करके तैयार हुआ था। इसका जो प्रमुख वास्तुकार था वो उस्ताद अहमद लाहौरी था, ठीक ना। उस्ताद ईशा और उस्ताद अहमद लाहौरी, इन 2 लोगों ने ताजमहल को डिज़ाइन किया था। ये इमारत भूमि से 22 फीट ऊंची चबूतरे पर बनी है और 108 फीट ऊंची है, लेकिन इसका जो गुंबद है वो 187 फीट ऊंचा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोहब्बत की निशानी है, प्रेम की निशानी है। ताजमहल आगरा में है, कभी घूमने जाइएगा। आगे देखेंगे दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का लाल किला भी शाहजहां के समय निर्मित किया गया है। इसमें जैसे नौबत ये खाना है, दीवाने आम बनाया गया, दीवाने खास बनाया गया है। यो दीवाने खास है अमीर खुसरो द्वारा, इसमें कुछ पंक्तियाँ उल्लिखित हैं कि अगर फिरदौस जमी अस्त अमी हमी अस्त, इस तरीके से बोलता है कि अगर कहीं पर इसका उल्लेख मिलता है तो आप देखेंगे कि दीवाने आम में अमीर खुसरो द्वारा ये पंक्ति लिखी गई है। दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां की पुत्री जहांआरा ने बनवाया था। और मयूर सिंहासन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। मयूर सिंहासन लगभग उस समय 1 करोड़ की लागत से बेबादल खान एक स्वर्णकार था, उसी के नेतृत्व में इसको बनाया गया था। और इस पर जो कोहिनूर हीरा था, कोहिनूर हीरा को मयूर सिंहासन पर लगा दिया गया था। बाद में अफ़गानी शासक अहमद शाह अब्दाली इसको उठा ले जाता है, हालांकि फिर वापस भी आता, बड़ी लंबी कहानी इसकी है। तो इस तख्ते ताउस पर, या ये कह सकते हैं कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो अंतिम शासक हुआ उसका नाम था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह अंतिम शासक था
मोहम्मद शाह रंगीला जो तख्ते ताउस पर बैठता है। मोती मस्जिद आगरा में है, शालीमार बाग लाहौर में है, निशात बाग कश्मीर में है, खास महल आगरा के किले में है, मुसम्मन बुर्ज या शाह बुर्ज कहा जाता है, ये आगरे के किले में है जहाँ पर शाहजहाँ को कैद किया था औरंगज़ेब ने, है ना। तो ये सारी बाग है, मस्जिद है, इनके बारे में भी आपसे सवाल पूछा जाता है, एक बार इसको भी देख लेंगे। अब मुगल वंश का एक अंतिम शासक हम कह सकते हैं, जो सबसे प्रतापी अंतिम शासक हुआ वो था औरंगज़ेब, और मोती मस्जिद का निर्माण औरंगज़ेब ने दिल्ली में कराया है। मोती मस्जिद का निर्माण औरंगज़ेब ने दिल्ली में कराया है, और बादशाही मस्जिद लाहौर में करवाया है। राबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, जिसको बीबी का मकबरा कहते हैं दोस्तों। औरंगज़ेब की बीबी थी राबिया उद दौरानी, जिसको ये बहुत प्रेम करता था, और उसी की स्मृति में इसने औरंगाबाद में एक मकबरा बनवाया, जिसको ताजमहल की फूहड़ नकल के नाम से भी जानते हैं। ताजमहल का फूहड़ नकल या गंदा नकल के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो ये सारी की सारी बातें रहीं आपका मध्यकाल से जुड़ा हुआ दोस्तों। अब हम लोग चर्चा करेंगे आधुनिक काल पर। थोड़ा सा धैर्य बना करके वीडियो देखिएगा, क्योंकि बहुत लंबा तो नहीं है, लेकिन आपका निचोड़ है, पूरा का पूरा निचोड़ है दोस्तों। एक एक सवाल स्थापत्य कला का आपको इसी पूरे वीडियो से फंसेगा। देखें, जो आधुनिक स्थापत्य कला की हम बात करते हैं, इसमें जब भारत में यूरोपियों का आगमन होता है तो यहाँ पर दो शैलियों का आपको विकास दिखेगा। एक तो वो शैलियाँ जो देशी स्थापत्यकारों के द्वारा बनाए गए राजपूताना के भवन में। दूसरी बात, जो पाश्चात्य शैली की निर्मित इमारतें हैं, जैसे राष्ट्रपति भवन होगा, संसद भवन होगा, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, ये सब जो बनाए गए हैं वो पाश्चात्य शैली के हैं। अभी देखते हैं हम लोग। तो देशी जो राजपूताना भवन है या राजपूताना के भवन हैं, जैसे आप देखेंगे तो जयपुर के क्षेत्र में, चाहे जयपुर, जोधपुर, बांसवाड़ा या ग्वालियर, झांसी, कोटा, बूंदी, ये जो महल हैं जहाँ से हमें एक देशी परंपरा के द्वारा निर्मित राजमहल दिखाई देते हैं। सवाई राजा जय सिंह के द्वारा जो दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में वेधशाला का स्थापना करके बनाया गया था, जो जंतर मंतर के स्थापत्य का निर्माण करवाया गया था। तो पूछा जाता है कि जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया? सवाई राजा जय सिंह ने। वेधशाला का निर्माण किसने करवाया? सवाई राजा जय सिंह ने। कहाँ कहाँ पर? तो 5 स्थानों पर, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में। यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अब कुछ पाश्चात्य शैली की इमारतें हैं, पुर्तगालियों के आगमन से इनकी शुरुआत आप देखेंगे कि जो पुर्तगाली आते हैं भारत में, तो वहीं से आप देखेंगे कि गोवा में आइबेरियन प्रभाव वाले जो चर्च का निर्माण हुआ, या कैथेड्रल चर्च का जो गोवा में निर्माण हुआ, या फिर आशीष चर्च का जो निर्माण गोवा में हुआ, ये पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया है। अंग्रेज जब आते हैं तो अंग्रेज़ों ने जैसे कोलकाता में फोर्ट विलियम की स्थापना करा दी थी, या फिर विक्टोरिया शैली में जो निर्मित किया गया था ये कोलकाता के फोर्ट विलियम का। मद्रास में सेंट जॉर्ज फोर्ट का इन्होंने स्थापना करवा दिया था। इसके अलावा जैसे हमने अभी आपसे चर्चा किया कि राष्ट्रपति भवन है, संसद भवन है, जो कनॉट प्लेस है, ये सब के सब जो स्थापत्य हैं दोस्तों, ये पाश्चात्य शैली में बनाए गए हैं। तो आइए हम लोग एक एक चीज़ों को जरा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे, यहाँ थोड़ा सा देखेंगे कि डल हो गया है, तो आप ध्यान से सुनेंगे चीज़ों को तो समझ पाएंगे। ये राष्ट्रपति भवन लिखा हुआ है। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में स्थित है, और इसके निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत 1912 ईस्वी में हुई थी, और ये लगभग 17 वर्ष लगे थे इसको बनने में। 1929 ईस्वी में बन करके राष्ट्रपति भवन तैयार हुआ था। इसका जो प्रमुख वास्तुकार था वो एडवर्ड लुटियंस था, और इसका जो मुख्य इंजीनियर था वो हंग किलिंग था, और जो इसका राष्ट्रपति भवन का जो ठेकेदार था, अंग्रेजी ठेकेदार था, वो हारून अल राशिद था। हारून अल राशिद ने ठेका लिया था, और इसका जो डिज़ाइनर था वो एडवर्ड लुटियंस था, और लुटियंस ही दिल्ली का भी निर्माण किया है। मतलब दिल्ली, आधुनिक दिल्ली का जो निर्माता है, आधुनिक दिल्ली का जो डिज़ाइनर है, वो लुटियंस को माना जाता है। तो लुटियंस की दिल्ली इसीलिए कही जाती है। तो ये कुल ऐसी सारी चीज़ें हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नर हुआ करते थे, गवर्नर जनरल, उनको रहने के लिए राष्ट्रपति भवन का निर्माण करवाया गया, जो वर्तमान, हालांकि तब तो गवर्नर जनरल का एक महल के नाम से इसको जानते थे, आज इसको राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं। ये कुल 4 मंजिला भवन है, जिसमें लगभग 240 कमरे बनाए गए हैं, और उस ज़माने में ये लगभग 1 करोड़ 28 लाख रुपये लगा करके बनाया गया था, है ना। और इसके जो कर्मचारी हैं या जो गार्डन के खर्च हैं, अगर पूरी सारी चीज़ें जोड़ दिया जाए तो लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपया खर्च करके उस ज़माने में राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया गया था।
तो वर्तमान में दोस्तों देखिएगा कि संसद भवन नया बन रहा है, उसको लेकर के करंट अफेयर्स से जुड़े जितने भी सवाल हैं आप उसको कर लेंगे, या मैं किसी अलग वीडियो में उसको करा दूंगा। जो वर्तमान में संसद भवन बन रहा है, राष्ट्रपति भवन बन रहा है, संसद भवन निर्मित हो रहा है, तो यहाँ हम केवल परंपरागत चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को देख रहे हैं। और अब हम यहाँ देखेंगे संसद भवन। तो संसद भवन भी नई दिल्ली में स्थित है। 12 फरवरी 1921 को इसकी शुरुआत हुई, जिसका शिलान्यास ड्यूक ऑफ कनाड द्वारा किया गया था और ये 1927 में बन करके पूरा हो गया। इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था 1927 ईस्वी में, और इसका भी वास्तुकार लुटियंस ही था। एक गोलाकार भवन में इसको बनाया गया है। कुल 98 फीट व्यास वाला केंद्रीय कक्ष इसमें है। इसके निर्माण में, अर्थात जो संसद भवन हमारा पुराना वाला, इसके निर्माण में कुल लगभग बताते हैं कि 83 लाख रुपए का खर्चा आया हुआ था। अब एक कलाकृति या एक स्थापत्य कला आपसे जो पूछा जाता है, इंडिया गेट है ना, इंडिया गेट आपसे दोस्तों पूछा जाता है कि इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है। तो देखो, इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया, इन दोनों से सवाल पूछे जाते हैं। तो इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है। तो सबसे पहली बात देखेंगे, जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट स्थित है नई दिल्ली में, और इसका निर्माण 1931 ईस्वी में एडवर्ड लुटियंस के अकॉर्डिंग किया गया था। और इसका जो उद्देश्य बनाया गया था, जैसे जब पहला विश्व युद्ध लड़ा गया था तो उसमें अफगान युद्ध में जो शामिल हुए लगभग 90,000 सैनिक थे, उनकी स्मृति में इंडिया गेट का निर्माण कराया गया था। इस गेट पर लगभग जो शहीद हुए 13,300 सैनिक हैं, उनके नाम खुदे गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि लगभग 13,300 सैनिकों के नाम इस गेट के दीवारों पर लिखे गए हैं, और ये लाल तथा पीले बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इस गेट को जो पहले किक्सवे नाम से जानते थे, पहले इसको किक्सवे के नाम से जानते थे, लेकिन बाद में इसका नाम इंडिया गेट कर दिया गया है ना, इंडिया गेट। तो इंडिया गेट दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है, इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात कि जैसे आपसे पूछेगा कि एक सवाल पूछता है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, तो गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों महाराष्ट्र में है, या ये कह सकते हैं कि मुंबई में है, महाराष्ट्र के मुंबई में है, समुद्र के किनारे कोलाबा में समुद्र के किनारे स्थित है। और गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1924 में जो इसके वास्तुकार थे जॉर्ज बिटैट के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो यह भी एक लगभग 11 साल में ये बनकर के तैयार हुआ था 1924 में, जिसकी शुरुआत 1913 में ही हो चुकी थी। तो 11 साल बाद गेटवे ऑफ इंडिया बनकर के तैयार हुआ था मुंबई वाला। इसको पेरिस, जो गेटवे ऑफ इंडिया है, इसमें कुल 4 मीनारें बनाई गई हैं। तो एक बड़ा भव्य है, कभी जाइएगा, दर्शन करिएगा आप लोग। अब हम लोग दोस्तों एक चीज़ देखेंगे कि हैदराबाद जो 4 मीनार है ना, 4 मीनार है, यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है कि 4 मीनार का निर्माण, 4 मीनार पहली बात तो है कहाँ पे, तो ये हैदराबाद तेलंगाना में है। और इसका निर्माण कब हुआ था, तो इस 4 मीनार का निर्माण दोस्तों हुआ था 1591 ईस्वी में, और इसका जो निर्माण करता है वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह है। इसका निर्माणकर्ता मोहम्मद कुली कुतुब शाह है। अब इसका निर्माण क्यों कराया गया 4 मीनार का, तो अपनी अलग अलग कहानी है, लेकिन ये कह सकते हैं कि 4 मीनार को तेलंगाना का जो राजकीय स्मारक घोषित किया गया है। और 4 मीनार जो है, ये चारों कोनों पर ऊंची ऊंची मीनारें बनाई गई हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग हम कह सकते हैं कि लगभग 159 फीट के आसपास है, या 48 मीटर के आसपास है। और इसमें 4 मीनार में ग्रेनाइट पत्थरों का उपयोग किया गया, जो चौकोर आकृति में है। तो ये सारी बातें हो गई दोस्तों। लगे हाथ एक बात और जान लीजिए कि नई दिल्ली की अगर हम बात करें, तो नई दिल्ली जो है, नई दिल्ली एडवर्ड लुटियंस के द्वारा नई दिल्ली को बसाया गया है, इसको डिज़ाइन किया गया है। कहाँ पर राष्ट्रपति भवन होगा, कहाँ पर संसद भवन होगा, कहाँ पर क्या चीज़ें होंगी, ये सारा का सारा डिज़ाइन एडवर्ड लुटियंस और अपने मित्र एडवर्ड बेकर के साथ मिलकर के ये किया था। तो दिल्ली का जो बसाने वाला व्यक्ति था वो एडवर्ड लुटियंस था। तो दोस्तों ये सारी इतनी बातें हैं जो स्थापत्य कला से एंशिएंट से लेकर के मॉडर्न तक सभी कुछ हमने कवर कर लिया है। आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर इसको पढ़ करके जाते हैं तो 2 से 4 से 5 सवाल किसी भी एग्ज़ाम में आ जाएंगे। और टीजीटी पीजी इतिहास की बात करें या फिर कला की बात करें, जहाँ पे भी स्थापत्य कला से सवाल पूछेगा, इनसे ही सारे के सारे आपके सवाल फंस जाएंगे दोस्तों। तो पूरी ईमानदारी से एक बार आप इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा, पूरी तन्मयता के साथ आप इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए, मस्त रहिए। यहाँ पर प्राचीन से
लेकर के आधुनिक चित्रकला का एक समग्र अध्ययन प्रस्तुत किया गया। आप लोग इसको प्यार दीजिए, दुलार दीजिए और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर भी करिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।